नमस्कार। अगर छत्तीसगढ़ व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो पता ही होगा कि कंप्यूटर वाला सेक्शन कितना जरूरी है ना? और उसमें भी एक टॉपिक है जो बार बार आता है, कंप्यूटर के उपयोग। तो चलिए आज इसी को अच्छे से समझते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचकर देखिए, आज के जमाने में ऐसी कौन सी जगह है, कौन सा काम है जहां कंप्यूटर है ही नहीं। सोच में पड़ गए ना? शायद ही कोई ऐसी फील्ड होगी। और बस यही वजह है कि ये टॉपिक एग्जाम के लिए इतना इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए सबसे पहले उन दो जगहों की बात करते हैं जहां हम सब लगभग रोजाना जुड़ते हैं, मतलब एजुकेशन और बैंकिंग। देखते हैं कंप्यूटर ने इन दोनों फील्ड्स में क्या कमाल किया है। सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। देखिए, कंप्यूटर ने तो सीखने का पूरा तरीका ही पलट कर रख दिया है। ई लर्निंग को ही ले लीजिए। अब घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, दुनिया भर की किताबें डिजिटल लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। और स्कूलों में वहां तो स्मार्ट क्लासेस का जमाना है। प्रोजेक्टर पर वीडियो देखकर मुश्किल से मुश्किल टॉपिक भी एकदम मक्खन जैसा क्लियर हो जाता है। और हाँ, रिसर्च की तो बात ही अलग है। जहां पहले सालों लगते थे, अब कंप्यूटर बड़े बड़े डेटा को चुटकियों में एनालाइज कर देता है। और बैंकिंग का क्या? भाई वहां तो कंप्यूटर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वो तो जैसे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। सोचिए, ऑनलाइन बैंकिंग की वजह से अब बैंक की लंबी लंबी लाइनों में कौन लगता है? और एटीएम, रात के 2 बजे भी पैसे निकालने हो तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन इन सबके पीछे एक मास्टर टेक्नोलॉजी काम करती है। नाम है सीबीएस, यानी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अब सवाल ये है कि आखिर ये सीबीएस है क्या? तो देखिए, सीबीएस को आप एक तरह से बैंक का दिमाग समझ सकते हैं। ये क्या करता है? ये बैंक की सारी ब्रांचेस के डेटा को एक सेंट्रल सर्वर पर, मतलब एक जगह इकट्ठा कर देता है। इसका फायदा ये कि हमारा बैंक अकाउंट अब किसी एक ब्रांच का गुलाम नहीं है। मान लीजिए किसी का अकाउंट रायपुर की ब्रांच में है, तो वो बिलासपुर या दिल्ली की ब्रांच से भी आराम से पैसे निकाल सकता है, जमा कर सकता है। ये जो एनीवेयर बैंकिंग है ना, ये सब कुछ इसी सीबीएस की वजह से मुमकिन हो पाया है। अच्छा, एजुकेशन और बैंकिंग तो हो गया। अब जरा उन फील्ड्स की तरफ चलते हैं जहां कंप्यूटर की भूमिका बहुत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। मतलब जहां बात जिंदगी बचाने और देश की सुरक्षा की आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेडिकल साइंस और डिफेंस की। मेडिकल फील्ड में तो कंप्यूटर ने सच में क्रांति ला दी है। एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी मशीनें, ये सब कंप्यूटर ही तो हैं। ये शरीर के अंदर झांककर बीमारियों का पता लगाने में डॉक्टर्स की मदद करती हैं, वो भी एकदम सटीक। और तो और, हॉस्पिटल्स में पेशेंट की हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इन सब पर जो चौबीसों घंटे नजर रखी जाती है, वो भी कंप्यूटर की मदद से ही। और टेलीमेडिसिन, इसके जरिए तो अब गांव में बैठा मरीज भी शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से वीडियो कॉल पर सलाह ले सकता है। कमाल है ना? और जब बात आती है देश की सुरक्षा की, तो यहाँ कंप्यूटर एक साइलेंट गार्जियन की तरह काम करता है। मिसाइलों को अपने टारगेट पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से कौन पहुंचाता है? कंप्यूटर। आर्मी के सीक्रेट मैसेज को एन्क्रिप्ट डिक्रिप्ट करके सेफ कौन रखता है? कंप्यूटर। और बॉर्डर्स पर ड्रोन्स और रडार से दिन रात निगरानी, वो भी कंप्यूटर की ही बदौलत होती है। चलिए अब थोड़ा और स्पेसिफिक होते हैं और बात करते हैं अपने छत्तीसगढ़ की। व्यापम के एग्जाम में यहाँ की सरकारी योजनाओं से जुड़े सवाल तो आते ही हैं। तो देखते हैं कि ई गवर्नेंस, मतलब सरकारी कामकाज में कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। और हाँ, इस सेक्शन पे खास ध्यान देना है, क्योंकि सीजी व्यापम की परीक्षाओं में यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में इसके कुछ बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि चॉइस सेंटर्स। याद है वो जमाना जब जाति या निवास प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दफ्तरों के कितने चक्कर काटने पड़ते थे? अब सब ऑनलाइन हो जाता है। फिर है भुइया पोर्टल। इसने तो कमाल ही कर दिया। जमीन के सारे रिकॉर्ड्स, खसरा, सब कुछ ऑनलाइन। इससे पारदर्शिता बढ़ी है। और सबसे जरूरी, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब सरकार की योजनाओं का पैसा सीधा लोगों के बैंक अकाउंट में आता है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। ये सब कंप्यूटर की वजह से ही तो मुमकिन हुआ है। तो हमने एजुकेशन, बैंकिंग, मेडिकल, डिफेंस, कई बड़े बड़े एरियाज कवर कर लिए। पर लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। चलिए अब फटाफट कुछ और जरूरी यूजेस पर नजर डालते हैं। और हाँ, इसके बाद वो सबसे जरूरी टिप जो एग्जाम में बहुत काम आएगी, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च, जहां सुपर कंप्यूटर मौसम का हाल बताते हैं कि बारिश होगी या नहीं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फिल्मों में जो कमाल के वीएफएक्स और एनिमेशंस देखते हैं, वो सब कंप्यूटर का ही खेल है। पब्लिशिंग,
यानी किताबें और अखबार छापने का काम, वहाँ डीटीपी मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग का इस्तेमाल होता है। और बिजनेस की तो क्या ही बात करें, Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स साइट्स या दुकानों में स्टॉक मैनेज करना, सब कुछ कंप्यूटर पर ही तो चलता है। और अब वो टिप जिसका इंतजार था। व्यापम के एग्जाम में एक पैटर्न पर गौर कीजिएगा। जब भी कंप्यूटर के एप्लीकेशंस या उपयोग पर सवाल आएं और ऑप्शन में उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द अबव लिखा हो, तो 99% चांस है कि वही सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि लॉजिक बहुत सिंपल है। जैसा कि हमने अभी देखा, आज ऐसी कोई फील्ड बची ही नहीं है जहां कंप्यूटर का इस्तेमाल न हो रहा हो। तो आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ है, कंप्यूटर हमारी जिंदगी का, हमारी दुनिया का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। इसने हमारे काम करने, पढ़ने, जीने हर तरीके को बदल दिया है। लेकिन टेक्नोलॉजी तो कभी रुकती नहीं। तो एक सवाल जरूर मन में आता है कि कंप्यूटर के बाद अगला बड़ा टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग? सोचिएगा जरूर। नमस्कार। अगर आप एसएससी या रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो जानते ही होंगे कि कंप्यूटर से जुड़े सवाल कितने जरूरी होते हैं। और उन सवालों के सेंटर में अक्सर होता है सीपीयू। तो चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये लाइन तो सबने कभी ना कभी जरूर सुनी होगी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं। और ये बात भाई बिल्कुल सही है। यही वो हिस्सा है जो कंप्यूटर के सारे सोचने और काम करने का जिम्मा संभालता है। तो असल में ये सीपीयू है क्या? देखिए, ये मदरबोर्ड पर लगी एक छोटी सी मगर बहुत ही पावरफुल माइक्रोचिप होती है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ एक है, जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन इसे मिलता है उसे फटाफट प्रोसेस करना। ठीक है, चलो इसको ना और भी आसान बनाते हैं। जरा सोचिए कि सीपीयू एक कंपनी का हेड ऑफिस है। अब किसी भी ऑफिस को बढ़िया से चलाने के लिए उसमें कुछ जरूरी डिपार्टमेंट्स तो होते ही हैं, है ना? तो इस ऑफिस में भी 3 बहुत ही जरूरी डिपार्टमेंट्स हैं जो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये हैं वो 3 मेन डिपार्टमेंट। पहला अकाउंट्स डिपार्टमेंट जिसे हम कहेंगे एएलयू, दूसरा है फ्लोर मैनेजर यानी कि सीयू, और तीसरा मैनेजर की अपनी पर्सनल डेस्क यानी रजिस्टर्स। चलिए अब एक एक करके इन सब के काम को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे इस हेड ऑफिस के सबसे बड़े मैथमेटिशियन की यानी एएलयू की। इसका पूरा नाम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। देखो, इसके नाम में ही इसका काम छुपा है। एएलयू सीपीयू का वो हिस्सा है जो सारे हिसाब किताब और फैसले लेने का काम करता है। मतलब ये ऑफिस का कैलकुलेटर भी है और जज भी। अब देखिए, एग्जाम में ना इसके 2 मेन कामों के बारे में ही पूछा जाता है। पहला, ये जोड़, घटाव, गुणा, भाग यानी सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करता है। और दूसरा, ये बड़ा है, छोटा है या बराबर है, ऐसे लॉजिकल फैसले लेता है। तो हिसाब किताब और फैसला दोनों की जिम्मेदारी एएलयू की है। चले अब हमारे दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये है कंट्रोल यूनिट, जिसे अक्सर कंप्यूटर का ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है। ये नाम इसे क्यों मिला, आइए जानते हैं। कंट्रोल यूनिट यानी सीयू पूरे कंप्यूटर सिस्टम का मैनेजर है। इसका काम ये देखना है कि कौन सा डेटा कहाँ जाएगा, कौन सा इंस्ट्रक्शन कब पूरा होगा और सारे डिवाइस आपस में ठीक से बात कर रहे हैं या नहीं। सब कुछ कंट्रोल में रखना इसकी जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह सीयू डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है। ये कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर जैसे सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच तालमेल बिठाता है। और सबसे जरूरी काम, ये इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है। मतलब उन्हें ऐसी भाषा में बदलता है जिससे एएलयू समझ सके और उस पर काम कर सके। तो सीयू और एएलयू के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। सीयू सिर्फ निर्देश देता है, एक मैनेजर की तरह, जबकि एएलयू उन निर्देशों पर असल में काम करता है, यानी कैलकुलेशन करता है। सीधी सी बात है, सीयू बताता है क्या करना है और एएलयू उसे करता है। और अब आते हैं हमारे हेड ऑफिस के तीसरे और सबसे खास हिस्से पर, रजिस्टर्स। और इनकी सबसे बड़ी पहचान है इनकी स्पीड। रजिस्टर्स सीपीयू के अंदर ही मौजूद बहुत छोटी छोटी मेमोरी यूनिट्स होती हैं। जब एएलयू कोई हिसाब किताब कर रहा होता है ना, तो उसे जिस डेटा की तुरंत जरूरत पड़ती है वो इसी डेस्क पर यानी रजिस्टर्स में रखा जाता है, ताकि काम में जरा भी देर ना हो। और यहीं से बनता है वो सवाल जो एग्जाम्स में बार बार आता है, कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो जवाब क्या होगा?
रजिस्टर्स, इसको एकदम याद कर लीजिए। तो हमने तीनों डिपार्टमेंट्स को अलग अलग तो समझ लिया। अब देखते हैं कि ये पूरा हेड ऑफिस एक टीम की तरह काम कैसे करता है। तो देखिए, इस टेबल से सारी कहानी एकदम साफ हो जाती है। CU यानी हमारा मैनेजर काम बताता है और निर्देश देता है। ALU यानी कैलकुलेटर उन निर्देशों पर कैलकुलेशंस और फैसले लेता है। और रजिस्टर्स यानी मैनेजर का नोटपैड उस डेटा को संभाल कर रखता है जिसकी फौरन जरूरत पड़ने वाली है। ये तीनों मिलकर ही CPU को कंप्यूटर का असली दिमाग बनाते हैं। तो ये थी CPU की अंदर की दुनिया। लेकिन जरा सोचिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और CPU और भी तेज होते जा रहे हैं, कंप्यूटर की कौन सी आने वाली चीज आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करती है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार, हम सब रोज कंप्यूटर, फोन ये सब इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जैसे ही हम स्क्रीन पर कहीं क्लिक करते हैं तो सब कुछ पलक झपकते ही कैसे हो जाता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक कमाल की इंजीनियरिंग है। आज हम इसी कमाल के पीछे के राज को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि आखिर एक कंप्यूटर इतनी तेजी से कैसे सोचता है, कैसे हिसाब लगाता है और कैसे हमारे दिए हुए काम को पूरा करता है? इस एक सवाल का जवाब एक बहुत छोटी सी चिप में छिपा है, जो असल में हमारे हर डिवाइस का दिल और दिमाग है। चलिए, इसे समझने के लिए एक मजेदार कल्पना करते हैं। सोचिए कि आपका कंप्यूटर एक बहुत बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी में एक मास्टर लाइब्रेरियन काम करता है। एक ऐसा लाइब्रेरियन जो कभी थकता नहीं, कभी कोई गलती नहीं करता और जिसकी रफ्तार अविश्वसनीय है। पता है ये लाइब्रेरियन कौन है? ये है आपके कंप्यूटर का CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आइए हमारे इसी मास्टर लाइब्रेरियन की कहानी के जरिए CPU के वो 4 मुख्य सिद्धांत समझते हैं जो उसे इतना शक्तिशाली बनाते हैं। असल में ये 4 सिद्धांत ही तय करते हैं कि कोई कंप्यूटर कितना तेज और कितना कुशल होगा। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, रफ्तार। हमारा ये लाइब्रेरियन आखिर कितनी तेजी से काम करता है? इसका जवाब हमें मिलता है क्लॉक स्पीड से। क्लॉक स्पीड का सीधा सा मतलब ये है कि हमारा लाइब्रेरियन यानी CPU 1 सेकंड के अंदर कितने काम या कितने टास्क पूरे कर सकता है। इन कामों को टेक्निकल भाषा में साइकिल कहते हैं। मान लीजिए, किताब पर मोहर लगाना एक साइकिल है, उसे शेल्फ पर रखना दूसरी साइकिल। तो क्लॉक स्पीड CPU की कच्ची रफ्तार को नापने का एक पैमाना है और इस स्पीड को नापा जाता है गीगाहर्ट्ज में। 1 गीगाहर्ट्ज का मतलब होता है 1 सेकंड में 1 अरब साइकिल। जी हाँ, 1 अरब। मतलब हमारा लाइब्रेरियन 1 सेकंड में अरबों काम निपटा सकता है। जरा सोचिए इस रफ्तार के बारे में, ये सच में हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन सिर्फ तेज होना ही सब कुछ नहीं होता है ना। हमारा लाइब्रेरियन हर काम को एक बहुत ही सधे हुए व्यवस्थित तरीके से करता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं मशीन साइकिल। आइए देखते हैं कि ये लाइब्रेरियन हर एक निर्देश को कैसे पूरा करता है। तो देखिए, हर काम 4 स्टेप्स में होता है: फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। सबसे पहले लाइब्रेरियन किताब को ढूंढता है, इसे कहते हैं फेच। फिर वो ये समझता है कि इस किताब का करना क्या है, इसे कहते हैं डिकोड। इसके बाद वो उस काम को करता है, जैसे स्टैंप लगाना, ये हुआ एग्जीक्यूट। और आखिर में वो किताब को सही जगह पर वापस रख देता है, यानी स्टोर। हर छोटा बड़ा निर्देश इसी सटीक प्रक्रिया से गुजरता है। अच्छा, अब एक सवाल मन में आता है, अगर लाइब्रेरी बहुत बड़ी है तो क्या लाइब्रेरियन को हर छोटी मोटी किताब के लिए भी दूर तक दौड़ना पड़ेगा? अगर ऐसा हुआ तो उसकी तेज रफ्तार का फायदा ही क्या हुआ? यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही स्मार्ट चीज की, कैश मेमोरी। इसे समझने के लिए पहले मेन लाइब्रेरी को देखिए, जिसे हम रैम कहते हैं। ये बहुत विशाल है, इसमें ढेरों किताबें यानी बहुत सारी जानकारी होती है। लेकिन ये लाइब्रेरियन के डेस्क से दूर है, तो यहाँ से कोई किताब लाने में थोड़ा समय लगता है। तो इसका हल क्या है? हल ये है कि लाइब्रेरियन के पास उसकी अपनी एक पर्सनल डेस्क है। ये डेस्क भले ही छोटी है, लेकिन इस पर वो सारी किताबें रखी हैं जिनकी जरूरत उसे बार बार पड़ती है। बस यही डेस्क है कैश मेमोरी, एक छोटी लेकिन सुपर फास्ट जगह जहां से जानकारी तुरंत एक झटके में मिल जाती है। और मजे की बात यह है कि इस डेस्क के भी कई लेवल होते हैं। L1 कैश, मान लीजिए डेस्क के ऊपर ही रखी किताब है, सबसे तेज। L2 डेस्क के ठीक बगल वाली छोटी शेल्फ है और L3 पास में खड़ी एक ट्रॉली है। ये तीनों ही मेन लाइब्रेरी यानी रैम से कई गुना ज्यादा तेज हैं।
तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि कैश मेमोरी और रैम के बीच एक तरह का समझौता है। कैश बहुत तेज है पर छोटा है, जैसे लाइब्रेरियन की डेस्क। वहीं रैम बहुत बड़ी है पर धीमी है, जैसे लाइब्रेरी की मेन शेल्फ। एक बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए इन दोनों का मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं हमारे लाइब्रेरियन की कहानी के आखिरी और चौथे सिद्धांत पर, वर्ड लेंथ। इसका ताल्लुक इस बात से है कि हमारा लाइब्रेरियन एक बार में कितना वजन उठा सकता है, यानी कितनी जानकारी संभाल सकता है। वर्ड लेंथ का सीधा सा मतलब है कि एक सीपीयू एक साइकिल में कितने बिट्स डेटा प्रोसेस कर सकता है। हमारी लाइब्रेरी वाले उदाहरण से समझें तो ये ऐसा है जैसे हमारा लाइब्रेरियन एक बार में कितनी किताबें उठाकर ले जा सकता है। क्या वो 32 किताबें उठा सकता है या फिर 64? तो जाहिर है एक 64 बिट सीपीयू 32 बिट सीपीयू के मुकाबले एक ही बार में 2 गुनी जानकारी प्रोसेस कर सकता है। इसका मतलब हमारा 64 बिट वाला लाइब्रेरियन एक ही चक्कर में डबल काम कर सकता है। इससे पूरी प्रक्रिया और भी ज्यादा तेज और कुशल हो जाती है। तो कुल मिलाके कहानी ये है कि सीपीयू की असली ताकत किसी एक चीज से नहीं आती। ये हमारे लाइब्रेरियन की रफ्तार यानी क्लॉक स्पीड, उसके काम करने का सधा हुआ तरीका यानी मशीन साइकिल, उसकी अपनी स्मार्ट डेस्क यानी कैश मेमोरी और उसकी काम करने की क्षमता यानी वर्ड लेंथ, इन चारों के सही तालमेल से आती है। ये सब मिलकर ही एक सीपीयू को वाकई में शक्तिशाली बनाते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी की ज़रूरतें और भूख बढ़ रही है, भविष्य के इन लाइब्रेरियंस को यानी हमारे सीपीयूज़ को और कितना ज़्यादा तेज़ और स्मार्ट बनना पड़ेगा, इस पर सोचिएगा ज़रूर। नमस्कार। हम सब फोन, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, न जाने कितने गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि इन सभी के अंदर जो एक दिमाग है जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, वो आखिर काम कैसे करता है? ये छोटी सी चिप आई कहाँ से और कैसे ये हमारी पूरी दुनिया को चला रही है? चलिए आज इसी फैसिनेटिंग जर्नी पर चलते हैं। तो सवाल यही है, किसी डिवाइस का दिमाग आखिर सोचता कैसे है? असल में ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हर एक सेकंड में लाखों करोड़ों कमांड्स को प्रोसेस करने की काबिलियत है। लेकिन ये सब कुछ ये शुरू कहाँ से हुआ? देखिए, आज के इन सुपर फास्ट प्रोसेसर को समझना है ना, तो हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, जहां से ये पहली चिंगारी भड़की थी। बात है साल 1971 की। ये एक ऐसा साल था जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसी साल इंटेल ने दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर पेश किया और बस यहीं से कंप्यूटिंग की दुनिया में एक क्रांति आ गई। और इसका नाम था इंटेल 404। ये था दुनिया का पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर। और मजे की बात जानते हैं क्या है? इसे बनाया तो गया था एक कैलकुलेटर के लिए, लेकिन इसने नींव रख दी हमारे आज के पर्सनल कंप्यूटर्स की। सोचिए, एक कैलकुलेटर की चिप से आज हम कहां तक आ गए। तो ठीक है, ये तो हो गया पहला प्रोसेसर, पर सवाल अब भी वही है कि ये काम कैसे करता है। तो बात ऐसी है कि हर प्रोसेसर की अपनी एक खास भाषा होती है जिसे सिर्फ वही समझता है। इससे प्रोसेसर की डिक्शनरी समझिए। इस डिक्शनरी को कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट। इसमें वो सारे बेसिक कमांड्स होते हैं जो एक प्रोसेसर समझ सकता है, जैसे कि 2 नंबरों को जोड़ना या डेटा को मेमोरी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। बस इन्हीं कमांड से मिलकर बनती है इसकी अपनी भाषा। अच्छा, तो प्रोसेसर की अपनी भाषा तो है, पर हम उसकी ताकत को, मतलब उसकी स्पीड को मापते कैसे हैं? कोई तो तरीका होगा ना? बिल्कुल है। इसके लिए एक यूनिट है, MIPS, यानी मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। मतलब कोई प्रोसेसर एक सेकंड में कितने लाख कमांड्स प्रोसेस कर सकता है। आप इसे प्रोसेसर की सोचने की रफ्तार भी कह सकते हैं। और ये रफ्तार बढ़ी कैसे है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जहां इंटेल 4004 कुछ हज़ार इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करता था, वहीं आज के प्रोसेसर्स अरबों में करते हैं। लेकिन सिर्फ स्पीड ही सब कुछ नहीं है। मतलब कहानी का ये सिर्फ आधा हिस्सा है। आज के दौर में सोचिए, हम क्या करते हैं? एक ही टाइम पर गाने भी सुन रहे हैं, इंटरनेट भी चला रहे हैं, किसी से चैट भी कर रहे हैं, सब कुछ एक साथ। तो जाहिर है प्रोसेसर को भी एक बेहतरीन मल्टीटास्कर बनना ही पड़ेगा। इसे आप ऐसे समझिए, किसी बड़े काम को करने के लिए एक ही दिमाग हो तो वो एक एक करके काम करेगा। लेकिन अगर उसी काम के लिए एक ही चिप पर कई सारे दिमाग एक साथ काम करें तो बस यही सीधा साधा आइडिया है मल्टी कोर प्रोसेसर का। तो अगली बार जब आप डुअल कोर, क्वाड कोर या ऑक्टा कोर जैसे शब्द सुने,
तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि एक चिप पर 2, 4 या 8 प्रोसेसर मतलब दिमाग एक साथ काम कर रहे हैं, और इसी वजह से हमारी मल्टीटास्किंग इतनी स्मूथ और फास्ट हो जाती है। तो जब पूरी दुनिया में ये सब चल रहा था तो जाहिर है भारत भी पीछे नहीं था, बल्कि भारत ने तो इस फील्ड में एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी छलांग लगाई। और अब हमारी कहानी में एंट्री होती है भारत के अपने खुद के बनाए प्रोसेसर की, जिसका नाम है शक्ति। ये नाम ही अपने आप में आत्मनिर्भर भारत की तकनीकी ताकत को दिखाता है। शक्ति भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, और इसे डेवलप किया है हमारे देश के बेहतरीन दिमागों ने आईआईटी मद्रास में। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का एक बड़ा कंज्यूमर नहीं, बल्कि एक क्रिएटर भी बन रहा है। तो देखिए, 1971 में इंटेल 4004 की उस छोटी सी चिंगारी से शुरू हुआ ये सफर आज शक्ति जैसे एक राष्ट्रीय मील के पत्थर तक आ पहुंचा है। ये वाकई में टेक्नोलॉजी के विकास की एक शानदार और प्रेरणा देने वाली कहानी है। तो अब सवाल ये उठता है कि यहां से आगे क्या? प्रोसेसर का भविष्य कैसा होगा? क्या ये और भी छोटे और भी ज्यादा तेज होते चले जाएंगे, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी नई टेक्नोलॉजीज इन्हें पूरी तरह से बदल कर रख देंगी? खैर, भविष्य में जो भी हो, एक बात तो पक्की है, ये सफर बहुत बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। नमस्कार। कभी सोचा है कि कंप्यूटर का वो कौन सा हिस्सा है जिसके बिना वो बस एक खाली डिब्बा है? आज हम उसके दिमाग यानी सीपीयू की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या लगता है कंप्यूटर का सबसे जरूरी हिस्सा क्या हो सकता है? कीबोर्ड? मॉनिटर? नहीं नहीं, इसका जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सब प्यार से सीपीयू कहते हैं। ये तो सुना ही होगा कि सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग होता है, और ये बात आप जानते हैं 100% सच है। बिल्कुल एक इंसान के दिमाग की तरह यही वो हिस्सा है जो सारे के सारे फैसले लेता है और हर काम को कंट्रोल करता है। तो असल में ये सीपीयू है क्या चीज? ये एक बहुत ही छोटी सी सिलिकॉन चिप है, इतनी छोटी कि शायद नाखून से भी छोटी हो सकती है। लेकिन इस नन्ही सी चिप के अंदर लाखों, बल्कि अब तो करोड़ों छोटे छोटे स्विच होते हैं जिन्हें ट्रांजिस्टर कहते हैं। और यही है वो जादू जो सारी प्रोसेसिंग करता है। तो ये जादुई चिप रहती कहाँ है और इसे बनाता कौन है? चलिए इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये चिप कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड यानी मदरबोर्ड पर बैठती है। मदरबोर्ड पर इसके लिए एक खास घर होता है जिसे जिफ सॉकेट कहते हैं। इसका मतलब है जीरो इंसर्शन फोर्स, यानी इसे लगाने में जरा भी जोर नहीं लगता। बस एक छोटा सा लिवर होता है जो इसे आराम से अपनी जगह पर लॉक कर देता है। और इसे बनाने वाले कौन हैं? बाजार में कुछ बड़े नाम हैं जिनसे हम सब वाकिफ हैं, राइट? जैसे कि इंटेल और AMD। इनके अलावा एप्पल अपने M1 और M2 चिप्स के साथ बहुत आगे है। और हाँ, मोबाइल प्रोसेसर की दुनिया में क्वालकॉम एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अच्छा, तो सीपीयू के बारे में थोड़ा बहुत तो जान गए, पर सवाल ये है कि कौन सा सीपीयू ज्यादा पावरफुल है? ये कैसे तय होता है? इसे नापने का ना एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। और ये रहा वो फॉर्मूला। किसी भी सीपीयू की परफॉर्मेंस मोटे तौर पर उसकी क्लॉक स्पीड और नंबर ऑफ कोर्स पर निर्भर करती है। ये फॉर्मूला याद रखना अच्छा है, खासकर अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी चल रही हो तो। ये दोनों चीजें हैं क्या? देखिए, क्लॉक स्पीड को ऐसे समझिए जैसे सीपीयू के काम करने की रफ्तार, जितनी ज्यादा उतना ही तेज। और कोर्स को समझ लीजिए कि सीपीयू के पास कितने हाथ या दिमाग हैं। जितने ज्यादा कोर उतने ही ज्यादा काम वो एक साथ कर सकता है। ओके, तो बाहर से काफी देख लिया, चलिए अब सीपीयू के अंदर की दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि इसके अंदर आखिर चलता क्या क्या है। चलिए एक और सवाल, अगर सीपीयू दिमाग है तो फिर कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम क्या होगा? सोचिए जरा। इसका जवाब है कंट्रोल यूनिट। बिल्कुल, यह हमारे नर्वस सिस्टम जैसा ही है। यही वो मैनेजर या ट्रैफिक कंट्रोलर है जो कंप्यूटर के हर हिस्से को बताता है कि कब क्या करना है, चाहे वो मेमोरी हो, कीबोर्ड हो या फिर स्क्रीन। अब सीपीयू के अंदर एक और चीज पर नजर डालते हैं। एक और सवाल, आज के टाइम में सबसे तेज रजिस्टर कौन सा होता है? और इसका जवाब है एक्यूमुलेटर। इसको ना सीपीयू का रफ वर्क करने वाला नोटबुक समझ लीजिए। जब भी कोई कैलकुलेशन होती है तो बीच के जो नतीजे आते हैं उन्हें फटाक से यहाँ लिख लिया जाता है ताकि अगला स्टेप और तेजी से हो सके। और ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी नियम समझना होगा। देखिए,
सीपीयू जो है ना, वो कभी भी सीधे हार्ड डिस्क से डेटा नहीं उठाता। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क उसके हिसाब से बहुत स्लो है। तो होता यह है कि डेटा पहले हार्ड डिस्क से तेज रफ्तार वाली रैम में आता है और फिर सीपीयू उसे रैम से उठाता है। सीधा सा उसूल है। सीपीयू सिर्फ अपने तेज दोस्तों यानी रैम और रजिस्टर से ही बात करता है। तो इतनी सारी बातों का निचोड़ क्या है? कौन सी 3 खास बातें हैं जो हमें याद रखनी है? चलिए जल्दी से एक रीकैप करते हैं और फिर एक सवाल छोड़ेंगे भविष्य के लिए। तो ये हैं वो 3 सबसे जरूरी टेकअवेज। नंबर 1, सीपीयू एक सिलिकॉन चिप है और ये कंप्यूटर का दिमाग है, सीधी सी बात। नंबर 2, इसकी पावर, क्लॉक स्पीड और कोर्स की संख्या का बैलेंस है। और नंबर 3, ये हार्ड डिस्क से सीधे बात नहीं करता, डेटा हमेशा फास्ट रैम के जरिए ही इस तक पहुंचता है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए। देखिए, सीपीयू लगातार छोटे और तेज होते जा रहे हैं, पर इसकी हद क्या होगी? क्या अगला फ्रंटियर क्वांटम कंप्यूटिंग है, या शायद ऐसे चिप्स जो बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह सोचें? सोचने वाली बात है ना। भविष्य जो भी हो, ये तो पक्का है कि वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। सवाल ये है कि आखिर हम कंप्यूटर से बात करते कैसे हैं? चलिए, इस पूरी बातचीत के पीछे जो टेक्नोलॉजी है ना, उसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि कंप्यूटर हमारी हिंदी या इंग्लिश जैसी भाषाएं कैसे समझ लेता है? हम जो कहना चाहते हैं वो एक मशीन तक आखिर पहुंचता कैसे है? असल में हमारे और कंप्यूटर के बीच एक तरह के ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, कंप्यूटर हमारी तरह भाषा नहीं समझता, उसकी अपनी एक अलग डिजिटल दुनिया है। इसलिए हमें एक माध्यम चाहिए, एक पुल जो हमारी दुनिया को कंप्यूटर की डिजिटल दुनिया से जोड़ सके। तो चलिए जानते हैं कि ये पुल आखिर है क्या। इस माध्यम का एक टेक्निकल नाम है इनपुट डिवाइस। ये वो हार्डवेयर के हिस्से होते हैं जिनका इस्तेमाल हम कंप्यूटर को डेटा, निर्देश या कोई भी जानकारी भेजने के लिए करते हैं। अगर सीधे सीधे कहें तो यही वो औजार हैं जिनसे हम कंप्यूटर से बातचीत करते हैं। तो चलिए अब सबसे आम और शायद सबसे जरूरी इनपुट डिवाइस से शुरू करते हैं, और वो है कीबोर्ड। ये कंप्यूटर से बात करने का, या यूं कहें कि उसे कुछ लिख कर बताने का सबसे मेन तरीका है। कीबोर्ड का सबसे मुख्य काम है टेक्स्ट, नंबर्स और कमांड्स टाइप करना। सोचिए, कोई ईमेल लिखना हो, कोई रिपोर्ट तैयार करनी हो, या कंप्यूटर को कोई खास काम करने के लिए कहना हो, कीबोर्ड के बिना ये सब करना लगभग नामुमकिन सा है। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक नॉर्मल सा दिखने वाला कीबोर्ड भी कई हिस्सों में बटा होता है। अल्फा न्यूमेरिक कीज से हम अक्षर और नंबर लिखते हैं। F1 से F12 तक की फंक्शन कीज खास कामों के लिए होती हैं। कंट्रोल कीज कमांड देने में मदद करती हैं, और न्यूमेरिक कीपैड, उससे तेजी से नंबर्स डाले जा सकते हैं। और हाँ, एक मजेदार बात, दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो कीबोर्ड लेआउट इस्तेमाल होता है वो है QWERTY। एक बार अपने कीबोर्ड की पहली लाइन पर नजर डालिए, देखिए शायद वो भी QWERTY ही होगा। अच्छा, अगर कीबोर्ड लिखने का तरीका है तो फिर माउस क्या है? माउस है कंप्यूटर से इशारों में बात करने का तरीका। ये हमें स्क्रीन पर चीजों को चुनने, उन्हें इधर-उधर करने और खोलने की आजादी देता है। माउस को एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। इसका काम है स्क्रीन पर दिखने वाले कर्सर यानी उस तीर जैसे निशान को कंट्रोल करना, और इसी कर्सर की मदद से हम किसी भी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं या उसे ओपन करते हैं। एक आम माउस में ये 3 सबसे जरूरी हिस्से होते हैं। लेफ्ट बटन का काम है किसी भी चीज को चुनना या क्लिक करना। राइट बटन दबाने पर ऑप्शंस का एक मेन्यू खुल जाता है, और जो बीच में स्क्रॉल व्हील होता है वो पेज को ऊपर नीचे करने में मदद करता है। देखा, इन 3 छोटी छोटी चीजों से ही हमारा कितना सारा काम हो जाता है। अब एक ऐसे डिवाइस की बात करते हैं जो हमारी कागजी दुनिया और कंप्यूटर की डिजिटल दुनिया के बीच एक जादुई पुल का काम करता है। ये है स्कैनर। ये कागज पर मौजूद किसी भी जानकारी को सीधे कंप्यूटर के अंदर पहुंचा देता है। और हाँ, स्कैनर और फोटोकॉपी मशीन में क्या फर्क है, ये यहां बहुत साफ पता चलता है। दोनों ही किसी डॉक्यूमेंट की कॉपी बनाते हैं, लेकिन फोटोकॉपी मशीन आपको कागज पर एक और कॉपी देती है, जबकि स्कैनर उसी डॉक्यूमेंट की एक डिजिटल फाइल बनाकर उसे कंप्यूटर में सेव कर देता है। तो हमने देखा कि कीबोर्ड से हम लिखते हैं, माउस से इशारे करते हैं, और स्कैनर से कागज की जानकारी को डिजिटल बनाते हैं। ये सब आज के दौर में कंप्यूटर से हमारी बातचीत के तरीके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये बातचीत हमेशा ऐसी ही रहने वाली है?
तो चलिए इस एक सवाल पर सोचते हैं। जरा कल्पना कीजिए, भविष्य में बिना किसी डिवाइस को छुए सिर्फ अपनी आवाज से या अपने इशारों से कंप्यूटर को कंट्रोल करना कैसा होगा। हो सकता है हमारी बातचीत का भविष्य कुछ ऐसा ही हो। नमस्कार। हम सब हर रोज अपने कंप्यूटर या फोन को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देते ही हैं, लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि कीबोर्ड और माउस के अलावा भी इनसे बात करने के कई और तरीके हैं? तो आज हम कुछ ऐसे ही मजेदार इनपुट डिवाइस की दुनिया में चलेंगे जो हमारी डिजिटल लाइफ को ना सिर्फ आसान बल्कि काफी इंटरेस्टिंग भी बनाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि हम अपने कंप्यूटर को कमांड देते कैसे हैं? क्या सिर्फ टाइप करके या क्लिक करके, या फिर इसके और भी कई स्मार्ट तरीके मौजूद हैं जिनके बारे में हमें शायद पता ही नहीं। हाँ, ये सच है कि कीबोर्ड और माउस का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है और बिल्कुल ये बहुत जरूरी भी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज हम उन टूल्स पर फोकस करेंगे जो हमारे काम करने, खेलने और यहाँ तक कि शॉपिंग करने के अंदाज को भी बदल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गेमिंग की दुनिया के एक असली चैंपियन से, जॉयस्टिक। जी हाँ, ये वही डिवाइस है जो सिर्फ कलाई के एक इशारे पर हमें वर्चुअल दुनिया का हीरो बना देती है। अच्छा, तो ये जॉयस्टिक है क्या चीज़? असल में एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल इनपुट डिवाइस है। इसमें एक स्टिक होती है जो एक बेस पर लगी होती है। जैसे ही हम उस स्टिक को हिलाते हैं, वो अपने एंगल या डायरेक्शन की जानकारी सीधे कंप्यूटर को भेज देती है और बस स्क्रीन पर एक्शन शुरू हो जाता है। और इसे इस्तेमाल करना तो बच्चों का खेल है। बस स्टिक को पकड़ना है, किसी भी डायरेक्शन में घुमाना है और स्क्रीन पर मौजूद कैरेक्टर या गाड़ी फौरन हमारी कमांड मानने लगती है। कितना आसान और मजेदार है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला डिवाइस तो हमारी आवाज को ही इनपुट बना देता है और वो है माइक्रोफोन। ये वो जादुई डिवाइस है जो आवाज को डेटा में बदल देती है। सीधे सीधे कहें तो माइक्रोफोन एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है। इसका मेन काम हमारी आवाज या आसपास के किसी भी साउंड को कैप्चर करके कंप्यूटर में भेजना है। यह हमारी आवाज और कंप्यूटर के बीच एक पुल की तरह काम करता है। लेकिन इसका काम सिर्फ गाने रिकॉर्ड करना ही नहीं है, स्पीच रिकग्निशन में भी इसका बड़ा रोल है। मतलब कंप्यूटर हमारी आवाज को पहचानकर कमांड्स लेता है। और हाँ, दोस्तों के साथ ऑनलाइन वॉइस चैटिंग भी तो इसी की वजह से हो पाती है। और अब बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी डिवाइस की, जो हमें अक्सर शॉपिंग करते समय दिखता है, बारकोड रीडर। आइए आज इन काली और सफेद लाइनों के पीछे का राज जानते हैं। दुकानों में प्रोडक्ट्स के पीछे ये काली और सफेद धारियां तो सबने देखी होंगी, पर क्या कभी सोचा है कि इनका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक डिजाइन तो बिल्कुल नहीं है। इन धारियों को ही कहते हैं बारकोड। और ये कोई मामूली डिजाइन नहीं, बल्कि एक ऐसा कोड है जिसमें उस प्रोडक्ट की सारी जानकारी छिपी होती है। और इस कोड को पढ़ने के लिए ही बारकोड रीडर का इस्तेमाल होता है। ये डिवाइस एक लेजर बीम की मदद लेता है। ये लेजर जैसे ही उन लाइन से टकराता है, वो उनमें छिपी सारी जानकारी, जैसे कि उसकी कीमत और दूसरी डिटेल्स को तुरंत पढ़ लेता है। तो चलिए फटाफट से क्विक रीकैप करते हैं। हमने 3 अलग अलग डिवाइस देखे और कंप्यूटर से कनेक्ट करने के 3 बिल्कुल नए तरीके सीखे। तो संक्षेप में कहें तो जॉयस्टिक वीडियो गेम्स के लिए डायरेक्शन बताता है, माइक्रोफोन साउंड वेव्स को इनपुट की तरह इस्तेमाल करता है और बारकोड रीडर लेजर लाइट का इस्तेमाल करके डेटा पढ़ता है। तीनों का काम बिल्कुल अलग है, पर तीनों ही बहुत काम के हैं। और आखिर में ये बात बिल्कुल सही है कि हर डिवाइस हमारी असल दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच एक अनोखा पुल बनाता है। ये सारे उपकरण हमें अपनी दुनिया से डिजिटल दुनिया के साथ कम्युनिकेट करने की ताकत देते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, भविष्य का इनपुट डिवाइस कैसा होगा? क्या हम सिर्फ सोचकर ही कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाएंगे या कुछ और? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार मिलेंगे कुछ और नई जानकारी के साथ। कीबोर्ड और माउस तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कंप्यूटर से बात करने के और भी तरीके हैं? तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे एडवांस्ड इनपुट डिवाइस जिन्होंने सब कुछ बदल कर रख दिया। शुरुआत करते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी OMR से। ये कागजी फॉर्म को तेजी से प्रोसेस करता है। इसका काम सिंपल है, कागज पर बने खास निशानों को पहचानना और डेटा कैप्चर करना। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल एग्जाम की लाखों आंसर शीट्स को फटाफट और बिना गलती के चेक करना। चलिए अब देखते हैं लाइट पेन को। ये स्क्रीन पर सीधे इनपुट देने का एक जबरदस्त तरीका था। जैसा नाम वैसा काम। ये बिल्कुल पेन जैसा था जिससे स्क्रीन पर सीधे इंटरैक्ट करना मुमकिन था। इसे ज्यादातर इंजीनियर्स और डिजाइनर्स इस्तेमाल करते थे, खासकर कैड जैसे सटीक कामों के लिए।
इस्तेमाल करना बड़ा आसान था, बस स्क्रीन पर पॉइंट करो, मेन्यू चुनो और डिज़ाइन बनाओ। और अब वो डिवाइस जो हमारी दुनिया को डिजिटल दुनिया से जोड़ता है, वेबकैम। ये वो कैमरा है जो कंप्यूटर से जुड़कर रियल टाइम में वीडियो और तस्वीरें कैप्चर करता है। आज के ज़माने में वीडियो कॉल्स, रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग सब इसी की वजह से मुमकिन है। और अब आज का सबसे पॉपुलर इनपुट मेथड, टच स्क्रीन। यहाँ तो उंगली ही इनपुट डिवाइस है, बस स्क्रीन को छुओ और निर्देश दो, कितना आसान है। ये टेक्नोलॉजी अब हर जगह है, स्मार्टफोन, टैबलेट्स और यहाँ तक कि ATMs में भी। तो कागज पर निशान बनाने से लेकर उंगली से स्क्रीन छूने तक ये सफर वाकई दिलचस्प रहा है। ये तरक्की देखकर सवाल उठता है, आगे क्या होगा? हम मशीनों से भविष्य में कैसे जुड़ेंगे? जब भी हम कंप्यूटर इनपुट की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जाहिर है कीबोर्ड और माउस। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया ना इससे कहीं ज्यादा बड़ी और दिलचस्प है। तो आज हम कुछ ऐसे खास इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानेंगे जो बहुत ही स्पेशल कामों के लिए बनाए गए हैं। तो सवाल यही है कि कीबोर्ड और माउस के आगे भी कोई दुनिया है? वो कौन से अनोखे टूल्स हैं जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में एक तरह से क्रांति ला रहे हैं? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। हमारी लिस्ट में जो पहला डिवाइस है वो सीधा आर्ट और डिजाइन की दुनिया से आता है। इसे हम कलाकारों का डिजिटल कैनवस भी कह सकते हैं। ये है ग्राफिक टैबलेट। जरा सोच कर देखिए, एक आर्टिस्ट के लिए माउस से पेंटिंग बनाना कितना मुश्किल काम होगा। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे कोई ईंट से लिखने की कोशिश कर रहा हो। तो असली चुनौती यही थी कि कागज और कलम वाला जो नेचुरल फील है उसे डिजिटल दुनिया में कैसे लाया जाए। और बस इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है ग्राफिक टैबलेट, जिसे डिजिटाइजर भी कहते हैं। ये एक ऐसा कमाल का टूल है जो आर्टिस्ट को ठीक वैसे ही ड्रॉ करने की आज़ादी देता है जैसे वो कागज पर करते हैं, और उनकी बनाई हर एक लाइन सीधे डिजिटल फॉर्म में बदल जाती है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। एक खास डिजिटल पेन होता है जिसे स्टाइलस कहते हैं, उससे एक स्पेशल पैड पर ड्रॉ किया जाता है, और जैसे जैसे पेन चलता है वो ड्राइंग रियल टाइम में कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखने लगती है ना बिल्कुल जादू जैसा। तो जाहिर सी बात है, ये डिवाइस आर्टिस्ट्स, डिजाइनर्स और इलस्ट्रेटर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये उन सभी के लिए एक गेम चेंजर है जो अपने डिजिटल काम में वही प्रिसिजन और फ्लो चाहते हैं जो उन्हें पारंपरिक तरीकों से मिलता है। चलिए अब कला की दुनिया से निकलकर फाइनेंस की दुनिया में चलते हैं, जहां एक अलग ही लेवल की सटीकता चाहिए होती है। यहाँ हम बात करेंगे बैंक के एक सीक्रेट कोड के बारे में, जिसे कहते हैं MICR टेक्नोलॉजी। जरा इस चुनौती के बारे में सोचिए। हर रोज बैंकों को लाखों करोड़ों चेक संभालने पड़ते हैं। अगर इन्हें एक एक करके हाथ से प्रोसेस किया जाए तो कितना वक्त लगेगा और गलतियों की गुंजाइश कितनी ज्यादा होगी। बैंकों को एक तेज, भरोसेमंद और ऑटोमेटिक सिस्टम की जरूरत थी। और यहीं पर एंट्री होती है MICR की, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये वो खास टेक्नोलॉजी है जो बैंकों को बड़ी तादाद में चेकों को बहुत तेजी से और बिना किसी गलती के प्रोसेस करने में मदद करती है। इसका काम करने का तरीका बड़ा स्मार्ट है। चेक के नीचे कुछ खास नंबर एक मैग्नेटिक इंक यानी चुंबकीय स्याही से प्रिंट किए जाते हैं। जब चेक को MICR रीडर मशीन से गुजारा जाता है तो वो इन मैग्नेटिक नंबर्स को पढ़ लेती है और पलक झपकते ही बैंक कोड और अकाउंट नंबर की पहचान कर लेती है। इसी से सारी प्रक्रिया इतनी तेज हो जाती है। हमारी लिस्ट में अगला डिवाइस है ट्रैक बॉल, एक ऐसा टूल जो अपनी जगह पर रहकर ही गजब की सटीकता देता है, खासकर तब जब जगह की कमी हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे डेस्क पर माउस घुमाने के लिए जगह ही नहीं बचती, या फिर कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे कैड डिजाइनिंग, जहां बहुत ही बारीक कंट्रोल चाहिए होता है जो एक नॉर्मल माउस से पाना मुश्किल हो सकता है। तो इसका क्या हल है? इसका जवाब है ट्रैक बॉल। आप इसे एक उल्टा माउस भी समझ सकते हैं। इसमें डिवाइस को हिलाने की जरूरत नहीं होती, बस इसके ऊपर जो बॉल लगी होती है उसे अपनी उंगलियों या अंगूठे से घुमाइए और स्क्रीन पर कर्सर मूव करने लगता है। तो दोनों में सीधा सा फर्क क्या है? माउस को चलाने के लिए पूरा डिवाइस यानी पूरा हाथ हिलाना पड़ता है, जबकि ट्रैक बॉल के साथ आपका हाथ एक ही जगह टिका रहता है। कर्सर को कंट्रोल करने का सारा काम सिर्फ उंगलियों या अंगूठे से हो जाता है। इसीलिए ट्रैक बॉल उन सिचुएशंस के लिए परफेक्ट है जहां डेस्क पर जगह कम हो, या फिर कैड कैम डिजाइनिंग जैसे कामों के लिए जहां बहुत ही महीन कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। तो चलिए हमने जो कुछ भी देखा उसे फटाफट एक बार समेट लेते हैं।
हमने देखा कि कैसे 3 अलग-अलग तरह की समस्याओं के लिए 3 बहुत ही अनोखे और सटीक समाधान बनाए गए। ये टेबल सारी कहानी एक नज़र में बता देती है। ग्राफिक टैबलेट आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स के लिए है, MICR बैंकों के लिए और ट्रैकबॉल कैड कैम डिज़ाइनर्स के लिए। हर एक टूल को एक खास ज़रूरत को पूरा करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। तो असली बात क्या है? असली बात यह है कि इनोवेशन का मतलब हमेशा कोई बहुत बड़ा, दुनिया बदल देने वाला आविष्कार नहीं होता। कई बार इसका मतलब होता है किसी बहुत ही खास काम के लिए एक परफेक्ट टूल बनाना, जो उस फील्ड में काम करने वालों के लिए सब कुछ आसान कर दे। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और भी एडवांस हो रही है, भविष्य के इनपुट डिवाइस कैसे होंगे? हम आने वाले समय में अपने कंप्यूटर से कैसे बात करेंगे? उन्हें कैसे कमांड देंगे? सोचने के लिए एक बढ़िया सवाल है ना? जब भी हम कंप्यूटर को कंट्रोल करने की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले क्या आता है? कीबोर्ड और माउस, है ना? लेकिन रुकिए, टेक्नोलॉजी की दुनिया इससे कहीं ज्यादा मजेदार और आगे निकल चुकी है। तो चलिए आज इनपुट डिवाइसेस की इसी दिलचस्प दुनिया को और करीब से जानते हैं। तो सवाल ये है कि कीबोर्ड और माउस के अलावा ऐसे और कौन-कौन से तरीके हैं जिनसे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं? आज हम इसी रोमांचक सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। शुरुआत करते हैं उन डिवाइसेस से जो हमारी उंगलियों के इशारे पर काम करती हैं। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुकी हैं कि हम इन पर ध्यान तक नहीं देते। सबसे पहले बात करते हैं टच पैड की। हम सब ने लैपटॉप पर इसे इस्तेमाल किया ही है, राइट? जरा सोचिए, ये हमारी उंगलियों की जरा सी हरकत पर कर्सर को कितनी सटीकता से स्क्रीन पर घुमाता है ना कमाल की बात? इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक छिपा हुआ माउस है जिसे चलाने के लिए पूरे हाथ की जरूरत नहीं, बस एक उंगली ही काफी है। कितना सिंपल और असरदार है ये, है ना? इसने ही तो लैपटॉप्स को असल में पोर्टेबल बनाया है। अब जरा डिजिटल कैमरे के बारे में सोचिए। ये सिर्फ तस्वीरें खींचने के लिए नहीं है, कंप्यूटर के लिए ये हमारी आंखों की तरह काम करता है, जो हमारी दुनिया की हर चीज को सीधे सीधे डिजिटल डेटा में बदल देता है। तो अब चलते हैं अगले पड़ाव पर, जहां टेक्नोलॉजी हमारी असली फिजिकल दुनिया को पढ़ना सीखती है। ये वो डिवाइसेस हैं जो हमारी फिजिकल और डिजिटल दुनिया के बीच एक पुल का काम करती हैं। क्या कभी अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड को ध्यान से देखा है? उसके पीछे एक काली सी पट्टी होती है। कभी सोचा है कि उसमें क्या राज छिपा है? चलिए पता लगाते हैं। यहीं पर काम आता है मैग्नेटिक स्ट्राइप रीडर। ये उस काली पट्टी में छिपी बैंक डिटेल्स को 1 सेकंड में पढ़कर सीधे कंप्यूटर में भेज देता है और हमारा पेमेंट पलक झपकते ही हो जाता है। OCR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये तो एकदम जादू की तरह काम करता है। ये किसी किताब के पन्ने की फोटो लेता है, उसमें लिखे हर अक्षर और शब्द को पहचानता है और फिर उसे एक ऐसे डिजिटल टेक्स्ट में बदल देता है जिसे हम एडिट कर सकते हैं। सोचिए जरा, इसी कमाल की टेक्नोलॉजी की वजह से पुरानी से पुरानी किताबें आज ई-बुक्स बन गई हैं। अब आते हैं कंप्यूटर से बात करने के सबसे मजेदार तरीकों पर, हमारे इशारे और हमारी आवाज। ये टेक्नोलॉजी हमें कंप्यूटर से ऐसे इंटरैक्ट करने देती है जैसे हम किसी इंसान से बात कर रहे हों। तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के 2 बहुत ही नेचुरल तरीके हैं। एक तो है हमारे शरीर की हलचल से और दूसरा है हमारी आवाज से। दोनों ही हमें टेक्नोलॉजी के फ्यूचर की एक जबरदस्त झलक देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हाइट बोर्ड, या जिसे हम स्मार्ट बोर्ड भी कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी टच स्क्रीन जैसा होता है। इस पर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो तुरंत डिजिटल बनकर कंप्यूटर में सेव हो जाता है। आजकल की स्मार्ट क्लासेस में ये बहुत ही कॉमन हो गया है। और यहीं पर मोशन सेंसर्स अपना कमाल दिखाते हैं। ये हमारे शरीर की हर एक हरकत को एक कमांड में बदल देते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है Xbox Kinect, जहां गेम का कंट्रोलर कोई जॉयस्टिक नहीं बल्कि हमारा अपना शरीर होता है। और फिर आता है स्पीच रिकॉग्निशन। ये वही टेक्नोलॉजी है जो हमारी आवाज को सुनती है और उसे कमांड में बदल देती है। गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा और सिरी जैसे जितने भी स्मार्ट असिस्टेंट हैं, वे सब इसी पर तो काम करते हैं और हमारी जिंदगी को कितना आसान बना देते हैं। तो हमने कई तरह के इनपुट डिवाइसेस देखे। चलिए अब फटाफट देखते हैं कि हमने इस सफर से क्या सीखा और भविष्य में हमारे लिए क्या छिपा है। तो सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? यही कि हम कीबोर्ड से दूर जाकर आवाज और इशारों जैसे ज्यादा नेचुरल तरीकों की ओर बढ़ रहे हैं।
मतलब इंसान और मशीन के बीच का जो फासला है ना, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। टेक्नोलॉजी अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और इंसानों के करीब होती जा रही है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी, भविष्य में हम मशीनों से कैसे बात करेंगे? क्या हम सीधे अपने विचारों से ही उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्ते। कभी सोचा है कि हम हर रोज ऐसी कितनी टेक्नोलॉजी के बीच में रहते हैं जिस पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता? तो आज हम कुछ ऐसी ही छिपी हुई टेक्नोलॉजीज को समझने वाले हैं जो हमारे दिन को आसान और ज्यादा सिक्योर बनाती हैं। तो सवाल यही है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम असल में कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेते हैं? चलिए एक टिपिकल दिन के सफर पर चलते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। दिन की शुरुआत होती है और सबसे पहला काम अपना फोन अनलॉक करना, और यहीं पर हमारी मुलाकात होती है पहली एडवांस्ड इनपुट डिवाइस से, बायोमेट्रिक सेंसर्स से। ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमारी पहचान को ही हमारा पासवर्ड बना देती है। आजकल सिक्योरिटी के लिए बायोमेट्रिक्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है, और इसमें भी 3 तरह के सेंसर्स सबसे कॉमन हैं: फिंगरप्रिंट स्कैनर, आइरिस स्कैनर और फेस रिकॉग्निशन। तो एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे आम तो है फिंगरप्रिंट स्कैनर। नाम से ही पता चल रहा है, ये डिवाइस हमारी उंगलियों के यूनिक पैटर्न को, मतलब निशानों को इनपुट की तरह लेता है और हमारी पहचान को कंफर्म करता है। अच्छा, अब इससे भी एक लेवल ऊपर की सिक्योरिटी की बात करें तो आता है आइरिस स्कैनर। ये डिवाइस हमारी आंखों की पुतली, मतलब जो कलर्ड हिस्सा होता है ना, उसके बहुत ही डिटेल्ड और अनोखे पैटर्न को स्कैन करता है। ये पैटर्न हर इंसान के लिए बिल्कुल अलग होते हैं। ये टेक्नोलॉजी इतनी सटीक है कि जुड़वा लोगों में भी आसानी से फर्क बता सकती है। और फिर आता है फेस रिकॉग्निशन, जो आजकल तो भाई बहुत पॉपुलर है। ये टेक्नोलॉजी हमारे चेहरे के स्ट्रक्चर को, जैसे आंखों के बीच की दूरी या नाक का शेप, इन सब को पहचान कर डिवाइस अनलॉक करती है। और तो और ये इतनी स्मार्ट हो गई है कि अब मास्क या चश्मे के साथ भी चेहरे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो फोन अनलॉक हो गया है और अब घर से बाहर निकल गए हैं। मान लीजिए मेट्रो का टिकट लेना है या किसी कैफे से कॉफी खरीदनी है, और पेमेंट के लिए हम अपना फोन निकालते हैं। यहाँ पर हम एक और मॉडर्न इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, QR कोड। ये जो काले और सफेद रंग के स्क्वायर बॉक्स हम हर जगह देखते हैं ना, ये असल में क्विक रिस्पॉन्स कोड हैं। और जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये बहुत तेजी से जानकारी देने के लिए बनाए गए हैं। सिर्फ पेमेंट ही नहीं, वाईफाई से कनेक्ट करने से लेकर किसी इवेंट में एंट्री तक सब कुछ बस एक स्कैन में हो जाता है। तो QR कोड इतने पावरफुल क्यों है? जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, इसकी तुलना एक ट्रेडिशनल बारकोड से की गई है। देखिए, जहां एक बारकोड में सिर्फ थोड़ी सी जानकारी रखी जा सकती है, वहीं एक QR कोड में हजारों अक्षर समा सकते हैं, वेबसाइट के लिंक, पेमेंट की डिटेल्स और भी बहुत कुछ। अब ऐसा सोचिए कि आप ऑफिस या कॉलेज में हैं और आपके पास एक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है जिसे एडिट करना है। अब उसे दोबारा टाइप करने की मेहनत करने के बजाय एक और कमाल की इनपुट टेक्नोलॉजी यहाँ काम आती है। प्रॉब्लम सीधी सी है। आपके पास कागज पर कुछ जरूरी जानकारी है, चाहे वो हाथ से लिखी हो या प्रिंटेड हो, लेकिन आपको वो अपने कंप्यूटर पर चाहिए ताकि आप उसमें बदलाव कर सकें। और इसका सोल्यूशन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, या जिसे हम सब OCR कहते हैं। ये किसी भी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसे एक एडिटेबल डिजिटल टेक्स्ट फाइल में बदल देता है। सोचिए, पुरानी किताबों को डिजिटल बनाना हो या मीटिंग के नोट्स को तुरंत एडिट करना हो, OCR ये सब चुटकियों में कर देता है। कितना समय बचता है ना? चलो, दिन भर का काम हो गया, अब थोड़ा क्रिएटिव हो जाते हैं। मान लीजिए आपको म्यूजिक बनाना पसंद है, तो कंप्यूटर पर म्यूजिक बनाने के लिए भी एक खास इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल होता है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है MIDI, जिसका पूरा नाम है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अब ये है क्या? बेसिकली ये एक तरह का स्टैंडर्ड है जो म्यूजिशियंस को कीबोर्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को सीधे कंप्यूटर से जोड़ने और म्यूजिक इनपुट करने की सुविधा देता है। ये काम कैसे करता है? बड़ा सिंपल है। जब कोई म्यूजिशियन मिडी कीबोर्ड पर कोई धुन बजाता है, तो कीबोर्ड उन नोट्स को डिजिटल डेटा में बदल देता है। यही डेटा कंप्यूटर को भेजा जाता है, जो उसे म्यूजिक के तौर पर समझता है। इससे म्यूजिशियंस को अपने कंप्यूटर से ही एक पूरी ऑर्केस्ट्रा को कंट्रोल करने की आज़ादी मिल जाती है।
तो देखिए, एक आम से दिन में ही कितनी सारी एडवांस्ड इनपुट टेक्नोलॉजी छिपी हुई हैं और हमें पता भी नहीं चलता। सिक्योरिटी के लिए बायोमेट्रिक्स, जानकारी के लिए क्यूआर कोड, काम को आसान बनाने के लिए ओसीआर और अपनी क्रिएटिविटी को आवाज देने के लिए मिडी, ये सब मिलकर हमारी डिजिटल जिंदगी को कितना आसान बना देते हैं। ये सारी टेक्नोलॉजी आज जितनी आम है, कल उतनी ही पुरानी लग सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या? क्या भविष्य में हमारे विचार ही सीधे कंप्यूटर के लिए अगला इनपुट डिवाइस बन जाएंगे? ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक हकीकत हो सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर। कभी सोचा है कि कंप्यूटर जो सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझते हैं, वो आखिर हमसे मतलब इंसानों से इतनी आसानी से बात कैसे कर लेते हैं? ये तस्वीरें, ये टेक्स्ट, ये वीडियो, ये सब हम तक कैसे पहुंचता है? तो आज हम इसी फैसिनेटिंग दुनिया में उतरने वाले हैं, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइसेस की दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि भाई ये आउटपुट डिवाइस आखिर होती क्या चीज़ है। अच्छा, तो सीधी सी बात है, आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। इसका काम ना बिल्कुल एक ट्रांसलेटर या कह लीजिए एक अनुवादक जैसा है। ये कंप्यूटर के डिजिटल डेटा, मतलब वो सारी मशीन वाली भाषा, को एक ऐसे रूप में बदल देता है जिसे हम आसानी से समझ सकें, जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, आवाज या वीडियो। तो एक तरह से ये वो पुल हैं जो कंप्यूटर की दुनिया को हमारी दुनिया से जोड़ते हैं। और हाँ, जब बात आती है कंप्यूटर से मिली जानकारी को देखने की, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? मॉनिटर, है ना? ये सचमुच डिजिटल दुनिया में झांकने के लिए हमारी खिड़की ही तो है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी चीज समझ लेते हैं, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के बीच का फर्क। देखिए, सॉफ्ट कॉपी वो है जो हम स्क्रीन पर देखते हैं। ये डिजिटल है और टेम्पररी भी, मतलब डिवाइस बंद तो वो भी गायब। दूसरी तरफ है हार्ड कॉपी। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये कागज पर छपी होती है। ये फिजिकल है, इसे हम छू सकते हैं और ये परमानेंट होती है। तो अब समझ आया, मॉनिटर, जिन्हें हम वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, वो सॉफ्ट कॉपी दिखाने के लिए ही मेन आउटपुट डिवाइस है। मतलब स्क्रीन पर जो कुछ भी दिख रहा है वो एक सॉफ्ट कॉपी है। और जरा सोचिए, ये टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदली है। अरे वो पुराने भारी भरकम सीआरटी मॉनिटर याद हैं, जो आधी टेबल तो वही घेर लेते थे। फिर आए पतले हल्के एलसीडीज, जो बिजली भी कम खाते थे। इन्होंने तो जैसे सब कुछ बदल ही दिया। और आज तो हम एलईडीज की इतनी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी देखते हैं कि तस्वीरें और वीडियो एकदम जिंदा लगते हैं। वाकई ये सफर बहुत कमाल का रहा है। लेकिन क्या हो अगर स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसे हमेशा के लिए अपने पास रखना हो? यहीं पर कहानी डिजिटल से कागज पर आ जाती है। जी हाँ, जब भी जानकारी को कागज पर एक पक्की तौर पर सहेजने की जरूरत पड़ती है, तब मैदान में आता है प्रिंटर। यही वो डिवाइस है जो इस डिजिटल सॉफ्ट कॉपी को एक फिजिकल हार्ड कॉपी में बदल देता है। अब प्रिंटर्स की दुनिया में भी मोटे तौर पर 2 तरह की टेक्नोलॉजी चलती है। एक तो है इंकजेट प्रिंटर। ये क्या करते हैं कि कागज पर शाही की नन्ही नन्ही बूंदें स्प्रे करते हैं। रंगीन तस्वीरों के लिए ये काफी किफायती पड़ते हैं। और दूसरी तरफ है लेजर प्रिंटर। ये लेजर बीम और टोनर नाम के एक सूखे पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। इनकी खासियत है इनकी स्पीड और जबरदस्त प्रेसिजन। अच्छा, ये तो हुई आम प्रिंटिंग की बात, पर सोचिए अगर किसी इमारत का बहुत बड़ा सा नक्शा प्रिंट करना हो, जहां एक एक लाइन बिल्कुल सटीक होनी चाहिए, यहां पर प्रिंटिंग का लेवल एक कदम और ऊपर चला जाता है। तो मिलिए प्लॉटर से। इसे एक बहुत बड़ा और सुपर सटीक प्रिंटर समझ सकते हैं। इसका काम ही है हाई क्वालिटी बड़े बड़े ग्राफिक्स बनाना। ऐसी जगह है जहां हर एक लाइन, हर एक बिंदु का अपनी सही जगह पर होना बहुत बहुत जरूरी है। ये सिर्फ प्रिंटिंग नहीं है, ये तो इंजीनियरिंग वाली प्रिसिजन है। तो भाई ऐसी खास मशीनों को इस्तेमाल कौन करता होगा? जाहिर है प्रोफेशनल लोग, जैसे इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स और सिटी प्लानर्स। ये लोग अपने कामों के लिए प्लॉटर पर ही भरोसा करते हैं। चाहे इमारतों के कॉम्प्लिकेटेड ब्लूप्रिंट बनाने हो, शहर के बड़े बड़े नक्शे बनाने हो, या फिर बहुत बड़े बड़े बैनर प्रिंट करने हो। तो ये एक पूरा सफर था, मॉनिटर से प्रिंटर और फिर प्लॉटर तक का। और ये सब कुछ बस एक ही चीज के बारे में है कि कैसे कंप्यूटर अपनी डिजिटल दुनिया की जानकारी को हमारी इस भौतिक दुनिया में लेकर आते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। मॉनिटर हमें देता है सॉफ्ट कॉपी यानी विजुअल डिस्प्ले। प्रिंटर तैयार करता है हार्ड कॉपी हमारे रोजमर्रा के कामों के लिए।
और प्लॉटर वो भी हार्ड कॉपी ही देता है, लेकिन बड़े और बेहद सटीक ग्राफिक्स के लिए, जहां एक एक डिटेल की कीमत होती है। और इसी पूरी बात को ये एक लाइन बहुत खूबसूरती से बयां करती है। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के डिजिटल दिमाग और हमारी भौतिक हकीकत के बीच का वो ज़रूरी पुल है। बिल्कुल, यही वो टेक्नोलॉजी है जो उस डिजिटल दुनिया को हमारे लिए काम का और आसान बनाती है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को ख़त्म करते हैं। टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, ये सोचना कितना मज़ेदार है कि भविष्य में कंप्यूटर हमसे बात करने के और कौन-कौन से नए रोमांचक तरीके ढूंढ निकालेंगे। क्या ये दुनिया स्क्रीन और कागज़ से भी आगे जाएगी? ये वो सवाल है जो आने वाले कल की एक झलक दिखाता है। नमस्कार, क्या कभी ये सोचा है कि हमारे कंप्यूटर आखिर हमसे बात कैसे करते हैं? देखिए, हम ज्यादातर स्क्रीन के बारे में ही सोचते हैं, है ना? लेकिन वो तो कहानी की बस एक शुरुआत है। असल में कंप्यूटर के पास हमसे जुड़ने के और भी कई तरीके हैं। तो चलिए आज यही पता लगाते हैं कि कंप्यूटर अपनी डिजिटल दुनिया की जानकारी हम तक असल में पहुंचाते कैसे हैं। तो सवाल यही है कि कंप्यूटर असल में हमसे संवाद करते कैसे हैं? जरा सोचकर देखिए, ये जो आउटपुट डिवाइस होते हैं ना, ये कंप्यूटर की आवाज़ हैं, उसकी आंखें हैं, उसके महसूस करने का जरिया हैं। यही वो चीज़ें हैं जो 0 और 1 की डिजिटल दुनिया को हमारे लिए हकीकत में बदलती हैं। चलिए इस दिलचस्प रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन डिवाइसेस से जो जानकारी को एक बड़े पर्दे पर दिखाते हैं, ताकि हर कोई एक साथ एक ही समय पर उसे देख सके। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है प्रोजेक्टर। ये कमाल का डिवाइस है जो कंप्यूटर की छोटी सी स्क्रीन की इमेज या वीडियो को एक बड़ी सी दीवार या पर्दे पर प्रोजेक्ट कर देता है। इससे क्या होता है? जानकारी तुरंत बड़ी और बहुत ज्यादा प्रभावशाली बन जाती है। इसे हम सब ने कहीं ना कहीं काम करते हुए जरूर देखा होगा। ऑफिस की जरूरी प्रेजेंटेशंस में, क्लासरूम में कुछ नया सीखते हुए, या फिर घर पर ही दोस्तों के साथ मूवी नाइट में। ये वो सब जगह हैं जहां जानकारी को एक साथ कई लोगों के साथ शेयर करना होता है। और बस यही तो इसकी असली ताकत है। एक प्रोजेक्टर की मदद से एक ही जानकारी को एक ही समय पर दर्जनों, यहाँ तक कि सैकड़ों लोग एक साथ देख सकते हैं। ये एक साझा अनुभव बनाने का बहुत ही शक्तिशाली जरिया है। ठीक है, तो अब आंखों से हटकर कानों की दुनिया में चलते हैं। कंप्यूटर सिर्फ हमें कुछ दिखाते नहीं, वो हमसे बात भी करते हैं। ये होता कैसे है? कंप्यूटर के अंदर की जो जानकारी है, यानी डिजिटल सिग्नल, जो एक तरह से कंप्यूटर की अपनी भाषा है, उसे एक ऐसी ध्वनि में बदला जाता है जिसे हम और आप सुन सकें। और ये जो पूरा जादुई बदलाव है ना, यही ऑडियो आउटपुट का आधार है। तो ये आवाज हम तक पहुंचती कैसे है? देखिए, इसका सफर शुरू होता है डिजिटल डेटा से। फिर कंप्यूटर का जो साउंड कार्ड है, वो एक तरह से ट्रांसलेटर का काम करता है। वो इस कोड को ऑडियो सिग्नल में बदल देता है और फिर यही सिग्नल हमारे स्पीकर्स या हेडफोन्स तक पहुंचता है और आखिर में जाकर वो बन जाता है संगीत या कोई भी आवाज जो हम सुनते हैं। और इस ध्वनि को सुनने के हमारे पास दो मुख्य रास्ते हैं। एक तरफ है स्पीकर्स जो आवाज को पूरे कमरे में फैला देते हैं, मतलब पार्टी के लिए बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ है हेडफोन्स जो अपनी एक निजी दुनिया में संगीत या पॉडकास्ट सुनने की आज़ादी देते हैं, बिना किसी को परेशान किए। चलिए अब कुछ ऐसे खास आउटपुट डिवाइस देखते हैं जो हमारे टेक्नोलॉजी के साथ बातचीत करने के तरीके को ही पूरी तरह से बदल रहे हैं। ये है ब्रेल रीडर। एक सच में एक अद्भुत डिवाइस है जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए डिजिटल दुनिया के दरवाजे खोल देता है। ये करता क्या है कि स्क्रीन पर जो भी टेक्स्ट लिखा है उसे उभरे हुए ब्रेल डॉट्स में बदल देता है, जिसे फिर छूकर पढ़ा जा सकता है। ये कितना बेहतरीन उदाहरण है ना, कि कैसे टेक्नोलॉजी सभी को एक साथ लेकर आ सकती है। अगला है जीपीएस, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अरे ये तो अब हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। ये डिवाइस हमें स्क्रीन पर नक्शा भी दिखाता है और साथ ही बोलकर निर्देश भी देता है ताकि हम अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंच सके। और आखिर में है स्पीच सिंथेसाइजर। ये टेक्नोलॉजी कंप्यूटर पर लिखे किसी भी टेक्स्ट को लगभग एक इंसानी आवाज में बदल देती है। जरा सोचिए, यह आपके कंप्यूटर को एक आवाज दे देती है जिससे वो कोई किताब या फिर कोई जरूरी ईमेल हमें पढ़कर सुना सकता है। तो हमने देखा कि कंप्यूटर सिर्फ स्क्रीन के जरिए ही नहीं बल्कि कई अलग अलग और अनोखे तरीकों से हमसे बात करते हैं। आइए इसे संक्षिप्त में समझते हैं।
तो बड़ी बड़ी स्क्रीन से लेकर पर्सनल ऑडियो तक और ख़ास ज़रूरतों वाले उपकरणों तक ये सभी आउटपुट डिवाइस मिलकर कंप्यूटर को एक ऑर्केस्ट्रा की तरह एक बहुत ही समृद्ध और विविध आवाज़ देते हैं। असल में ये डिवाइस ही हैं जो डिजिटल जानकारी को हमारे लिए जीवंत और सुलभ बनाते हैं। और अंत में एक सवाल। देखिए, आज हमने जो देखा वो तो बस एक झलक है। भविष्य में क्या होगा? क्या कंप्यूटर हमारी भावनाओं को समझकर हमसे बात करेंगे, या शायद वो सीधे हमारे विचारों से जुड़ जाएंगे? इस पर जरूर सोचिएगा कि कंप्यूटर हमसे संवाद करने के और कौन से नए और अनोखे तरीके खोज निकालेंगे। जब भी हम आउटपुट डिवाइस के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यही ना कि मॉनिटर होगा या फिर प्रिंटर। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर टेक्नोलॉजी इतनी आगे निकल जाए कि हम डिजिटल जानकारी को सिर्फ देखें या पढ़ें ही नहीं, बल्कि उसे छू भी सकें, महसूस कर सकें, अरे उसे बना भी सकें। आज हम ऐसे ही कुछ कमाल के डिवाइसेस पर बात करने वाले हैं जो हमारे जीने, काम करने और दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल रहे हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी ने कंप्यूटर पर एक बहुत ही शानदार खिलौना डिजाइन किया। अब उसे अपने हाथ में पकड़ना हो, उसे महसूस करना हो। तो कुछ साल पहले तक तो ये सब एक सपने जैसा लगता था, है ना? लेकिन अब नहीं। तो ये सवाल सिर्फ प्रिंटर के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि हमारी सोच और हकीकत के बीच की जो दीवारें हैं वो कैसे टूट रही हैं। और इसी टूटती दीवार के बीच से आता है हमारा पहला हीरो, 3D प्रिंटर। अरे ये कोई मामूली मशीन नहीं है, ये तो एक जादूगर है जो डिजिटल फाइलों को असली दुनिया में ले आता है। मतलब सोचिए, जो कुछ भी दिमाग में सोचा जा सकता है अब उसे बनाया जा सकता है, उसे छुआ जा सकता है। तो सवाल ये है कि भाई ये जादू होता कैसे है? इसे ऐसे समझिए जैसे परत दर परत एक केक बनाया जाता है। 3D प्रिंटर भी बिल्कुल वैसा ही करता है। बस फर्क इतना है कि वो मैदे और चीनी की जगह प्लास्टिक, धातु या किसी और मटेरियल की पतली पतली लेयर्स से एक सॉलिड चीज बना देता है। ये बिल्कुल एक डिजिटल मूर्तिकार जैसा है जो हमारे कमांड पर कुछ भी बना सकता है। इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत होती है एक डिजिटल ब्लूप्रिंट से। इसको टेक्निकली कैड फाइल कहते हैं, पर आसान भाषा में कहें तो ये कंप्यूटर पर बना एक 3D नक्शा है। प्रिंटर बस इसी नक्शे को पढ़ता है और फिर लेयर बाय लेयर मटेरियल बिछाता जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक इमारत ईंट दर ईंट खड़ी होती है। और ये तब तक चलता है जब तक वो डिजाइन एक असली चीज में ना बदल जाए। और इसका इस्तेमाल सच में हैरान कर देने वाला है। जरा उस बच्चे के बारे में सोचिए जिसे एक नया हाथ मिलता है जो खास तौर पर उसी के लिए 3D प्रिंट किया गया हो, या फिर उस इंजीनियर के बारे में जो अपनी नई कार का मॉडल सिर्फ कुछ ही घंटों में बनाकर टेस्ट कर सकता है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सच में जिंदगियां बदल रही हैं। अच्छा, अब एक और चीज सोचते हैं, जो लोग देख नहीं सकते वो कैसे पढ़ते होंगे? कभी सोचा है? यहीं पर हमारी अगली कमाल की टेक्नोलॉजी सामने आती है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो ज्ञान को सिर्फ आंखों तक नहीं रखती, बल्कि उसे उंगलियों से महसूस करने लायक बना देती है। चलिए मिलते हैं ब्रेल एम्बॉसर से। ये किसी भी नॉर्मल प्रिंटर से एकदम अलग है। जहां एक आम प्रिंटर कागज पर इंक से लिखता है, ये डिवाइस कागज पर छोटे छोटे डॉट्स को उभार देता है। यही उभरे हुए डॉट्स ब्रेल लिपि होते हैं, एक ऐसी भाषा जिसे छूकर पढ़ा जा सकता है। ये शब्दों को एक बिल्कुल नया, एक स्पर्शनीय रूप दे देती है। जरा सोच कर देखिए, अपनी कोई पसंदीदा किताब सिर्फ छू कर पढ़ पाना। ये डिवाइस ठीक यही जादू करता है। ये उन लोगों के लिए ज्ञान और साहित्य की दुनिया के दरवाजे खोलता है जो देख नहीं सकते, ताकि वो भी बाकी सभी की तरह सीख सकें, सोच सकें और आगे बढ़ सकें। चलिए अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जिसे हम सब शायद रोज इस्तेमाल करते हैं, पर ज्यादा सोचते नहीं कि ये कितनी पावरफुल है। फोन पर मैप्स जो रास्ता बताते हैं, या स्मार्ट स्पीकर जो खबरें पढ़कर सुनाता है, ये सब स्पीच सिंथेसाइजर का कमाल है। वो टेक्नोलॉजी जो लिखे हुए शब्दों को आवाज देती है। इसका काम सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, पर इसका असर बहुत गहरा है। ये लिखे हुए टेक्स्ट को उठाता है और उसे एक इंसानी आवाज में बदल देता है। ये सिर्फ शब्दों को पढ़ना नहीं है, ये तो उन्हें जिंदा करना है, उन्हें एक आवाज देना है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल उदाहरण कौन है? महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स। उनकी आवाज क्या थी? एक मशीन ही तो थी, लेकिन उसी मशीन के जरिए उन्होंने हमें यूनिवर्स के सबसे गहरे राज बताए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं है, ये किसी की आवाज, किसी की पहचान तक बन सकती है।
तो हमने 3 कमाल की टेक्नोलॉजीज देखी, है ना? एक जो चीजें बनाती हैं, दूसरी जो शब्दों को महसूस कराती है, और तीसरी जो उन्हें आवाज देती है। तीनों एक दूसरे से कितनी अलग हैं, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, और वो बात बहुत खास है। तो हमने देखा कि कैसे 3D प्रिंटर चीजों को बनाने के तरीके में क्रांति ला रहा है, ब्रेल एम्बॉसर ज्ञान को हर किसी तक पहुंचा रहा है, और स्पीच सिंथेसाइजर लोगों को उनकी आवाज दे रहा है। ये सभी टेक्नोलॉजीज असल में एक ही काम कर रही हैं, वो इंसानी क्षमताओं के आगे की हर रुकावट को तोड़ रही हैं। ये सिर्फ कुछ मशीनें नहीं हैं, ये उम्मीद की किरणें हैं। ये हमें बताती हैं कि टेक्नोलॉजी का असली मकसद हमारी कमियों को दूर करना नहीं, बल्कि हमारी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाना है। ये इंसान की सोच और उसके जज्बे का शायद सबसे खूबसूरत उदाहरण है। तो अगली बार जब हम किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में सुने, तो क्यों न ये सोचें कि ये हमारी दुनिया को और बेहतर और सबके लिए आसान कैसे बना सकती है, क्योंकि भविष्य यही है, और ये हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। इस पर सोचिएगा जरूर। अच्छा, जैसे ही कोई आउटपुट डिवाइस बोलता है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? एक कंप्यूटर मॉनिटर, है ना? या फिर हमारे फोन की स्क्रीन। और ये बिल्कुल सही भी है, लेकिन ये तो बस शुरुआत है, पूरी कहानी नहीं। आज हम लोग स्क्रीन से भी आगे की दुनिया देखने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया जहां इन्फॉर्मेशन सिर्फ दिखती नहीं बल्कि महसूस भी होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आउटपुट डिवाइस का मतलब बस एक स्क्रीन तक ही सीमित है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि कुछ सबसे कमाल के, सबसे दिलचस्प आउटपुट डिवाइस वो हैं जिनके बारे में हम ज्यादातर बात ही नहीं करते। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही हटके अनकन्वेंशनल हार्डवेयर की दुनिया में गोता लगाते हैं। ठीक है, तो अपनी शुरुआत करते हैं एक जानी पहचानी चीज से ही, एक स्क्रीन से। लेकिन रुकिए, ये कोई आम स्क्रीन नहीं है। समझिए कि इसके ऊपर एक जबरदस्त इंटरैक्टिव लेयर चढ़ी हुई है। तो ये इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड आखिर है क्या चीज? यूं समझिए कि ये एक तरह का जादुई व्हाइट बोर्ड है। ये करता क्या है कि कंप्यूटर की स्क्रीन को लेता है, एक प्रोजेक्टर से उसे एक बहुत बड़े बोर्ड पर प्रोजेक्ट कर देता है, और फिर मजा तो अब है, ये आपको अपनी उंगलियों से या एक स्पेशल पेन से उस स्क्रीन को कंट्रोल करने की पावर देता है। और ये काम कैसे करता है? देखिए, ये 3 चीजों का एक कमाल का टीम वर्क है। स्टेप 1, कंप्यूटर एक विजुअल सिग्नल भेजता है। स्टेप 2, प्रोजेक्टर उस सिग्नल को एक इमेज में बदलकर बोर्ड पर प्रोजेक्ट करता है। और फिर आता है सबसे जरूरी हिस्सा, स्टेप 3। वो बोर्ड इतना स्मार्ट होता है कि वो आपके टच को, चाहे वो उंगली हो या पेन, उसे सेंस कर लेता है। बस ये तीनों मिलकर एक बिल्कुल सीमलेस इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस बना देते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई फैंसी दिखने वाला गैजेट नहीं है, इसकी असली पावर तो इसके इस्तेमाल में है। जरा सोचकर देखिए, एक मॉडर्न क्लासरूम जहां टीचर सीधे स्क्रीन पर लिखकर बच्चों को समझा रहे हैं, या फिर एक कॉर्पोरेट मीटिंग रूम जहां पूरी टीम एक साथ रियल टाइम में एक ही प्रेजेंटेशन पर काम कर रही है। ये चीज कोलैबोरेशन को, मतलब साथ मिलकर काम करने को, एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाती है। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की उस आउटपुट की जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम टेक्नोलॉजी को सिर्फ देखें नहीं बल्कि उसे महसूस भी कर सकें? चलिए अब देखने से आगे बढ़कर स्पर्श यानी टच के एक्सपीरियंस की दुनिया में चलते हैं। इन डिवाइसेस का जो बेसिक आइडिया है वो बहुत सीधा और पावरफुल है। ये स्पर्श के जरिए आउटपुट देते हैं। जरा एक पल के लिए इस आइडिया के बारे में सोचिए, ये कितना क्रांतिकारी है। मतलब हम डिजिटल इन्फॉर्मेशन को सिर्फ देखने या सुनने से आगे जा रहे हैं, हम उसे सच में फील करने की बात कर रहे हैं। तो ये होता कैसे है? ये जादू होता है हैप्टिक फीडबैक नाम की टेक्नोलॉजी से। अब ये नाम सुनने में थोड़ा फैंसी लग सकता है, पर इसे सबने महसूस किया है। जब फोन पे कोई मैसेज आता है और वो वाइब्रेट करता है, बस वही हैप्टिक फीडबैक है। ये टेक्नोलॉजी डिजिटल दुनिया के सिग्नल्स को वाइब्रेशन, फोर्स या मोशन जैसी फिजिकल सेंसेशन में बदल देती है। और इसके इस्तेमाल तो सच में हैरान करने वाले हैं। गेमिंग कंट्रोलर में जब कोई धमाका होता है तो आपके हाथों में जो वाइब्रेशन होती है वो यही है। सर्जिकल सिम्युलेटर में एक डॉक्टर वर्चुअल सर्जरी करते हुए असली औजारों का दबाव महसूस कर सकता है, और वीआर ग्लव्स पहनकर तो वर्चुअल दुनिया की चीजों को उठाना, उनका वजन महसूस करना सब मुमकिन है। सच कहूं तो ये डिजिटल दुनिया को सच में छूने जैसा है।
चलिए अब बात करते हैं उन हीरोज की जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। ये वो जरूरी और अक्सर अनदेखे कनेक्टर्स हैं जो इन सारे एडवांस आउटपुट को असल में मुमकिन बनाते हैं। तो इन एक्सपीरियंसेस को पावर कहाँ से मिलती है? देखिए, इसके पीछे 3 मेन इंजन काम करते हैं। पहला है वीडियो कार्ड। ये वो पावर हाउस है जो डेटा को प्रोसेस करके हमारी स्क्रीन पर भेजता है। दूसरा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे शॉर्ट में NIC कहते हैं। इसका काम है डेटा को एक नेटवर्क पर दूसरे डिवाइसेस तक भेजना। और तीसरा कॉम। ये थोड़ा पुराना लेकिन दिलचस्प है। ये कंप्यूटर के डेटा को सीधे माइक्रोफिल्म पर रिकॉर्ड करता था। मतलब ये सब वो चीजें हैं जो बैकग्राउंड में सारा काम संभालती हैं। तो ये सब हमें कहाँ लेकर जा रहा है? जब हम इन सभी टेक्नोलॉजीज को एक साथ देखते हैं तो हमें भविष्य के इंटरफेस की एक साफ झलक मिलती है। हमने ये सफर शुरू किया था उस आउटपुट से जिसे हम देख सकते हैं, और हम पहुंचे हैं उस आउटपुट तक जिसे हम महसूस कर सकते हैं। और ये सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भविष्य में हम टेक्नोलॉजी को आखिर कैसे महसूस करेंगे? वो कौन सा पॉइंट होगा जहां हमारी इंद्रियों और डिजिटल दुनिया के बीच की लाइन पूरी तरह? हम सब रोजाना मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर इन जैसे आउटपुट डिवाइस तो यूज करते ही हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या इनके अलावा भी कुछ है? बिल्कुल है। एक पूरी दुनिया है ऐसे खास डिवाइस की जो वो काम करते हैं जिनके बारे में शायद हम सोचते भी नहीं। चलिए आज इसी दुनिया में झांकते हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई, हमारी रोज की स्क्रीन और कागजों से आगे और कौन से आउटपुट डिवाइस हैं? और ये सवाल पता है हमें एक बहुत ही कमाल की यात्रा पर ले जाएगा। एक ऐसी यात्रा जो हमारे अतीत से शुरू होगी और सीधे भविष्य तक जाएगी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं अतीत को सहेजने से। जरा सोचिए, सदियों पुरानी जानकारी को, इतने सारे डेटा को आखिर कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? यहीं पर कह सकते हैं एक अनोखी टेक्नोलॉजी काम आती है। नाम है इसका कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म। तो ये कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, या शॉर्ट में कहें तो कॉम, आखिर है क्या भला? देखिए, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे कंप्यूटर के डिजिटल डेटा को लेती है और उसे एक खास तरह की फिल्म पर बहुत ही छोटे, मतलब माइक्रो साइज में कॉपी कर देती है। एक तरह से ये डिजिटल और फिजिकल दुनिया के बीच का एक पुल है जो हमारी जानकारी को हमेशा हमेशा के लिए बचाने के लिए बनाया गया है। और इसका मकसद बहुत सीधा साधा लेकिन बहुत जरूरी है। डेटा को बहुत बहुत लंबे समय तक सेफ रखना, मतलब सदियों तक। सोचिए, जब डिजिटल फाइलें करप्ट हो सकती हैं, हार्ड ड्राइव क्रैश हो सकती हैं, तब ये टेक्नोलॉजी हमारी जानकारी को एक फिजिकल फॉर्म में बचा कर रखती है। अच्छा, अब जरा इस टेबल को देखिए। ये वाकई में कमाल की चीज दिखाती है। अगर हम कागज और माइक्रोफिल्म को आमने सामने रखें तो फर्क एकदम साफ है। जहां हजारों पन्नों के लिए आपको एक पूरा कमरा चाहिए, वहीं माइक्रोफिल्म उसी जानकारी को एक छोटी सी रील में फिट कर देती है। और टिकाऊपन, कागज तो वक्त के साथ खराब हो जाता है, लेकिन माइक्रोफिल्म सदियों तक चल सकती है। तभी तो जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं, आर्काइव्स हैं, वो हमारे इतिहास को सहेजने के लिए इसी पर भरोसा करते हैं। अतीत से निकलकर अब सीधे आते हैं आज में, हमारे प्रेजेंट में, और बात करते हैं एक ऐसे डिवाइस की जो हम में से कई लोगों की कलाई पर बंधा हुआ है। जी हाँ, ये है स्मार्ट वॉच, जो हमें हर पल की खबर देती रहती है। स्मार्ट वॉच का डिस्प्ले क्या है? असल में ये एक पहनने वाला आउटपुट डिवाइस है। ये या तो हमारे स्मार्टफोन से कनेक्ट रहता है या फिर इसके खुद के सेंसर्स से डेटा लेकर उसे हमारी कलाई पर मौजूद छोटी सी स्क्रीन पर दिखा देता है। मतलब टेक्नोलॉजी अब हमारे शरीर का ही एक हिस्सा बनती जा रही है। लेकिन एक बात समझनी जरूरी है, स्मार्ट वॉच कोई स्मार्टफोन का रिप्लेसमेंट नहीं है, और ये स्लाइड यही बात बहुत अच्छे से समझा रही है। स्मार्टफोन बना है गहरे काम के लिए, कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए। वहीं स्मार्ट वॉच का मकसद है आपको फटाफट जानकारी देना, बस एक नज़र में, जैसे कोई मैसेज आया या कोई अलर्ट। तो इसके मेन यूज क्या क्या हैं? फिटनेस ट्रैकिंग, जैसे कि दिल की धड़कन नापना, ज़रूरी नोटिफिकेशंस फटाफट मिलना, और हाँ, टाइम और दूसरी ज़रूरी जानकारी तो है ही। ये सब कुछ आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए ही बना है, जहां एक एक पल कीमती है। तो हमने अतीत देख लिया, वर्तमान भी समझ लिया। अब क्या? चलिए अब भविष्य की तरफ कदम बढ़ाते हैं। बात करते हैं हेड माउंटेड डिस्प्ले यानी HMDs की। ये वो डिवाइस हैं जो हमारे लिए वर्चुअल यानी एक नकली आभासी दुनिया का दरवाज़ा खोलते हैं। तो ये HMD होता क्या है?
ये एक हेलमेट या चश्मे जैसा डिवाइस है जिसे सिर पर पहनते हैं, और इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें ठीक आंखों के सामने छोटी छोटी डिस्प्ले स्क्रीन लगी होती हैं, और यही स्क्रीन्स हमें पूरी तरह से एक डिजिटल दुनिया में डुबो देती हैं। और ये करता क्या है? ये हमें 3D इमेज या फिर एक पूरा का पूरा वर्चुअल एनवायरनमेंट दिखाता है। ये सिर्फ स्क्रीन पर कुछ देखने जैसा नहीं है, नहीं, ये उस दुनिया के अंदर होने जैसा है। ये एक्सपीरियंस को मतलब पूरी तरह से बदल देता है। और सोचिए, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है। ये सिर्फ गेमिंग तक ही सीमित नहीं है। वर्चुअल रियलिटी गेमिंग से लेकर ऑगमेंटेड रियलिटी के अनुभवों तक, मिलिट्री ट्रेनिंग से लेकर एडवांस्ड साइंटिफिक सिमुलेशंस तक, HMDs हर उस फील्ड में क्रांति ला रहे हैं जहां एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो आज हमने 3 बहुत ही स्पेशल आउटपुट डिवाइस देखे। एक, माइक्रोफिल्म जो हमारे अतीत को बचाती है। दूसरी, स्मार्ट वॉच जो हमें हमारे आज से जोड़कर रखती है। और तीसरा, HMD जो हमारे लिए भविष्य की नई नई दुनिया बना रहा है। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कैसे वक्त के हर हिस्से को छू रही है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ये डिवाइस हमारे और करीब आ रहे हैं, हमारे शरीर का हिस्सा बन रहे हैं, तो तकनीक और इंसान के बीच की ये जो लकीर है, ये भविष्य में कैसी दिखेगी? क्या ये धुंधली हो जाएगी? इस पर सोचना तो। नमस्कार, कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस, ये सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद एक स्क्रीन या फिर एक प्रिंटर, पर इनकी दुनिया ना इससे कहीं ज्यादा बड़ी और मजेदार है। चलिए आज इसी दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आउटपुट की दुनिया से, लेकिन स्क्रीन से कहीं आगे जाकर। अब टाइम आ गया है कि हम आउटपुट की अपनी पुरानी समझ को थोड़ा सा चैलेंज करें और देखें कि असल में ये हमारी सोच से कितना आगे निकल चुका है। तो सबसे पहला सवाल, कंप्यूटर आउटपुट का आखिर मतलब क्या है? जब हम ये शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जरा सोचिए, क्या इसका मतलब बस स्क्रीन पर कुछ दिखना ही है? हाँ, ज्यादातर लोगों के लिए तो यही है। एक कंप्यूटर मॉनिटर, पिक्सल से बनी हुई तस्वीरें, टेक्स्ट, और सच भी है, दशकों से कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेने का यही तो हमारा मेन तरीका रहा है। लेकिन क्या ये कहानी बस यहीं तक है? सिर्फ स्क्रीन तक? असल में यहीं से मामला मजेदार होना शुरू होता है, क्योंकि इसका जवाब है नहीं। कंप्यूटर आउटपुट की दुनिया हमारी छोटी सी पर्सनल स्क्रीन से बहुत बहुत आगे जा चुकी है। तो चलिए अपनी पर्सनल स्क्रीन की दुनिया से बाहर निकलते हैं, बात करते हैं चलते फिरते डिजिटल डिस्प्ले की। हम चलेंगे उन पब्लिक जगहों पर जहां कंप्यूटर आउटपुट हर रोज हमारा ध्यान खींचता है, भले ही हम उसे इस नाम से पहचानते ना हो। ये हैं डिजिटल साइनेज। अरे, ये वही बड़े बड़े बोर्ड हैं जो हमें मॉल्स में, सड़कों पर दिखते हैं, पर हम शायद ही कभी रुककर सोचते हैं कि ये भी तो एक तरह का कंप्यूटर आउटपुट ही है। इनके पीछे एक सेंट्रल कंप्यूटर लगा होता है जो इनमें दिखने वाली जानकारी को, मतलब एड्स हों या कोई और इन्फॉर्मेशन, लगातार बदलता रहता है। सोचिए जरा, मॉल में चलता हुआ वो एड, या फिर रेलवे स्टेशन पर अगली ट्रेन का टाइम बताने वाली स्क्रीन, ये सब डिजिटल साइनेज के ही तो उदाहरण हैं। एक ऐसा कंप्यूटर आउटपुट जो हमें चलते फिरते इन्फॉर्मेशन देता है। ओके, तो अभी तक तो हमने सिर्फ जानकारी देखने दिखाने की बात की, पर अब हम एक बहुत बड़ी छलांग लगाने वाले हैं। अब बात होगी कंप्यूटर के मशीनी हाथों की। मतलब अब बात सिर्फ इन्फॉर्मेशन की नहीं, बल्कि फिजिकल एक्शन की होगी। ये है रोबोटिक आर्म। और इसमें सबसे कमाल की बात क्या है पता है? यहाँ कंप्यूटर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पिक्सल या साउंड नहीं बन रहे हैं, बल्कि वो असल दुनिया में होने वाली एक हरकत, एक मूवमेंट में बदल रहे हैं। मतलब कंप्यूटर एक मशीन को बता रहा है कि उसे कैसे हिलना है, कहाँ घूमना है। जरा बड़ी बड़ी कार फैक्ट्रियों के बारे में सोचिए। वहां ये रोबोटिक हाथ बिना रुके, बिना थके, एकदम परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ गाड़ियों के पार्ट्स को वेल्ड करते हैं, उन पे पेंट करते हैं। ये कंप्यूटर आउटपुट का एक बहुत ही पावरफुल रूप है जो सचमुच हमारे चारों ओर की दुनिया को बना रहा है। तो हमने स्क्रीन से लेकर रोबोट तक की बात कर ली। अब सवाल ये उठता है कि इन सभी अलग अलग तरह के आउटपुट को हम कैसे समझें, इन्हें कैसे कैटेगराइज करें। चलिए देखते हैं आउटपुट के 4 मेन प्रकार। तो देखिए, आउटपुट को हम 4 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली है विजुअल, जैसे मॉनिटर, प्रोजेक्टर। दूसरी है ऑडियो, स्पीकर्स, हेडफोन्स। इन दोनों से तो हम अच्छे से वाकिफ हैं। फिर आता है प्रिंट, जो हमारा पुराना साथी है। लेकिन जो चौथी कैटेगरी है ना, फिजिकल, वो असल में गेम चेंजर है।
इसमें आते हैं 3D प्रिंटर्स, रोबोटिक आर्म्स, मतलब वो डिवाइस जो डिजिटल कमांड को एक असली फिजिकल चीज या एक्शन में बदल देते हैं। तो अब बात करते हैं भविष्य की, कि ये सब मिलकर कल की दुनिया को कैसे आकार दे रहे हैं। देखिए, इन सब का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। नहीं, इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसे बदलाव का सिग्नल है जो हमारे आने वाले कल को पूरी तरह से बदलने वाला है। तो इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी टेक अवे क्या है? वो ये है कि आउटपुट अब सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं रहा, बल्कि एक्शन बन गया है। कंप्यूटर अब सिर्फ हमें कुछ दिखाने या सुनाने वाले डिवाइस नहीं रहे, वो अब हमारी दुनिया में सीधे सीधे काम कर सकते हैं, चीजें बना सकते हैं, उन्हें मूव कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या? जैसे जैसे डिजिटल और फिजिकल दुनिया के बीच की ये लकीर धुंधली होती जाएगी, कंप्यूटर के कमांड्स हमारी असल दुनिया को और किन-किन तरीकों से बदलेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सोचने वाली बात भी। कभी सोचा है कि कंप्यूटर का सिर्फ एक क्लिक असल दुनिया में कोई एक्शन कैसे बन जाता है? आज हम आउटपुट की एक ऐसी ही अनदेखी दुनिया में जा रहे हैं जहां डिजिटल कमांड हमारी असल दुनिया को आकार देते हैं। अच्छा, जब भी हम आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? मॉनिटर, प्रिंटर, राइट? ये तो आउटपुट के सबसे जाने पहचाने चेहरे हैं। लेकिन क्या इनके अलावा भी कुछ है? क्या इनके परे भी एक पूरी दुनिया है? चलिए आज कुछ ऐसे ही अनोखे डिवाइसेस से मिलते हैं जो आउटपुट की कहानी को और भी दिलचस्प बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन डिवाइसेस की जो कोड को असल एक्शन में बदलते हैं। कह सकते हैं कि ये वो जादूगर हैं जो डिजिटल कमांड को असल दुनिया की फिजिकल हरकतों में बदल देते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है सिग्नल जनरेटर का। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डिजिटल डेटा लेता है और उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल या कहें कि तरंगों में बदल देता है। ये पर्दे के पीछे का एक बहुत ही जरूरी खिलाड़ी है। तो सवाल ये है कि ये आखिर करता क्या है? इसका सीधा सा काम है अलग अलग फ्रीक्वेंसी की तरंगे बनाना। जरा सोचिए, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में जब सर्किट की टेस्टिंग होती है या फिर टेलीकॉम के बड़े बड़े उपकरणों की जांच होती है, ये डिवाइस हर उस जगह पर मौजूद है। अब मिलते हैं एक्चुएटर्स से। ये एक वाकई में कमाल का डिवाइस है। ये कंप्यूटर के कमांड को सीधे सीधे मतलब एक फिजिकल मोशन में बदल देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ काम कर रहा हो। अब इसका काम कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कोई वाल्व खोलना हो, कोई बटन दबाना हो या किसी मशीन के पुर्जे को हिलाना हो। ये तकनीक आपको ऑटोमेटेड फैक्ट्रियों से लेकर हमारे घरों के स्मार्ट लॉक्स और यहाँ तक कि हवाई जहाज के कंट्रोल सिस्टम तक हर जगह मिल जाएगी। चलिए अब कोड से एक्शन वाली दुनिया से आगे बढ़ते हैं और डिस्प्ले की दुनिया में चलते हैं। लेकिन हाँ, हम पारंपरिक स्क्रीन की बात नहीं करेंगे। हम उन तरीकों को देखेंगे जो जानकारी को एक बिल्कुल नए अंदाज में हमारे सामने रखते हैं। ये डिवाइस शायद आज उतना कॉमन नहीं है, लेकिन इसका महत्व आज भी बहुत ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं माइक्रोफिल्म रीडर की। इसे खास तरह का आउटपुट टर्मिनल कह सकते हैं जो माइक्रोफिल्म पर स्टोर की गई जानकारी को पढ़ने और डिस्प्ले करने के काम आता है। तो इसका काम यह है कि माइक्रोफिल्म पर जो बहुत ही छोटी मतलब माइक्रोस्कोपिक जानकारी होती है, उसे ये बड़ा करके स्क्रीन पर दिखाता है। लाइब्रेरियों में और आर्काइव्स में जहां पुराने ऐतिहासिक दस्तावेज या पुराने अखबारों के रिकॉर्ड रखे होते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए आज भी इसका इस्तेमाल होता है। एक तरह से ये हमारे इतिहास को सहेजने का एक बहुत ज़रूरी तरीका है। और अब एक ऐसे डिस्प्ले की बात जो दिखता तो बिल्कुल कागज जैसा है। जी हाँ, ई-पेपर। ये डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में किसी बड़ी क्रांति से कम नहीं है। यहाँ पर ई-पेपर और एक नॉर्मल स्क्रीन के बीच का फर्क साफ दिखता है। देखिए, बिजली की खपत बहुत ही कम, बैकलाइट की जरूरत ही नहीं है, और सबसे बड़ी बात, आंखों पर जरा भी तनाव नहीं पड़ता। घंटों तक कुछ पढ़ना हो तो ये एकदम परफेक्ट है। तो जैसा कि हमने देखा, ये टेक्नोलॉजी कागज जैसी दिखती है और आंखों के लिए बेहद आरामदायक है। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है Amazon Kindle जैसे ई बुक रीडर्स। और आजकल तो दुकानों में जो डिजिटल प्राइस टैग्स लगे होते हैं, उनमें भी इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, हमारी अगली और आखिरी कैटेगरी बहुत ही अनोखी है। एक ऐसा आउटपुट जिसे महसूस किया जा सकता है। इसमें हम देखेंगे कि कैसे डिजिटल जानकारी एक फिजिकल सेंसेशन, एक एहसास बन जाती है।
और यहाँ हम बात कर रहे हैं फोर्स फीडबैक जॉयस्टिक की। देखिए, ये कोई आम जॉयस्टिक नहीं है। ये सिर्फ इनपुट या कमांड लेता नहीं है, बल्कि बदले में आपको महसूस भी कराता है। तो सवाल है कि ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जैसे ही प्लेयर जॉयस्टिक को हिलाता है और गेम के अंदर कोई घटना होती है, मान लीजिए कार की टक्कर, तो जॉयस्टिक में एक वाइब्रेशन या एक तरह का प्रतिरोध पैदा होता है। इससे उस टक्कर का बिल्कुल असली एहसास होता है। तो इसका असल काम है डिजिटल दुनिया की घटनाओं को फिजिकल सेंसेशन में बदलना। ये टेक्नोलॉजी खास तौर पर फ्लाइट सिम्युलेटर्स और एडवांस्ड गेम्स में देखने को मिलती है, जहां कोशिश यही होती है कि हर अनुभव एकदम असली जैसा लगे। तो आज हमने देखा कि आउटपुट की दुनिया मॉनिटर और प्रिंटर से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी और मजेदार है। चलिए एक बार फिर से इन सभी डिवाइसेस पर एक आखिरी नजर डालते हैं जिन्होंने आउटपुट की हमारी समझ को और बढ़ाया है। तो हमारे पास था सिग्नल जनरेटर जो इलेक्ट्रिकल तरंगे बनाता है, फिर था एक्चुएटर जो फिजिकल मोशन बनाता है, माइक्रोफिल्म रीडर जो पुराने आर्काइव किए गए रिकॉर्ड्स को दिखाता है, ई पेपर डिस्प्ले जो पढ़ने को कागज जैसा आसान बनाता है, और आखिर में फोर्स फीडबैक जॉयस्टिक जो एक फिजिकल एहसास पैदा करता है। ये सभी आउटपुट के कितने अनोखे रूप हैं, है ना? तो ये सब जानने के बाद एक सवाल तो मन में उठता ही है, भविष्य के डिवाइस हमसे कैसे बात करेंगे? क्या वो सिर्फ स्क्रीन पर कुछ दिखाएंगे या फिर हमें कुछ महसूस भी कराएंगे? आने वाले समय में तकनीक और इंसान के बीच का ये रिश्ता कैसा होने वाला है, ये वाकई में सोचने वाली बात है। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस की। अब ये टॉपिक सुनकर लग रहा होगा कि इसमें नया क्या है ना? लेकिन यकीन मानिए, स्क्रीन और प्रिंटर से बहुत आगे एक ऐसी दुनिया है जो शायद हैरान कर देगी। तो चलिए आज इसी दुनिया को थोड़ा करीब से जानते हैं। अच्छा, जब कोई कहता है आउटपुट डिवाइस, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद कुछ ऐसी चीजें? बिल्कुल सही, मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर। ये तो हमारे पुराने और भरोसेमंद साथी हैं। एक हमें दिखाता है, एक कागज पर उतारता है और एक हमें सुनाता है। डिजिटल दुनिया से हमारा सारा लेन देन इन्हीं के जरिए तो होता है। ये एकदम क्लासिक एग्जाम्पल हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि कुछ आउटपुट डिवाइस ऐसे भी हैं जो रोज हमारे सामने होते हैं, पर हम उन्हें उस नज़र से देखते ही नहीं? चलिए अपनी सोच को थोड़ा और फैलाते हैं और कुछ ऐसे ही जबरदस्त उदाहरणों की दुनिया में चलते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्रीन से परे की टेक्नोलॉजी को देखेंगे, जहां आउटपुट डिवाइस बहुत ही खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं। इसमें हम दो बहुत ही अलग और मजेदार उदाहरण देखेंगे। एक डिवाइस जिसे पहना जाता है और दूसरा जो चीजें बनाता है। तो यहाँ आउटपुट की दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक है पर्सनल, मतलब ऐसी जानकारी जिसे हम पहन सकते हैं, जो हमारे साथ चलती है, और दूसरी है इंडस्ट्रियल, जहां कंप्यूटर के अंदर का आइडिया एक असली ठोस चीज बनकर बाहर आता है दोनों ही आउटपुट, पर देखिए काम कितने अलग हैं। चलिए पहले बात करते हैं स्मार्ट ग्लासेस की। जरा सोचिए, चश्मा पहना हुआ है और उसी के लेंस पर मैप या कोई जरूरी मैसेज दिख रहा है। गूगल ग्लास ने हमें इसका एक छोटा सा डेमो तो दिया ही था। ये एक ऐसा आउटपुट है जहां डिजिटल जानकारी हमारी असल दुनिया के ऊपर ही तैरती हुई दिखती है, सीधे हमारी आंखों के सामने। अब चलते हैं इंडस्ट्रियल दुनिया की तरफ। ये है सीएनसी मशीन। इसका पूरा नाम है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। आप इसे एक रोबोटिक कारीगर समझ सकते हैं। कंप्यूटर में कोई भी डिजाइन बनाइए और ये मशीन उसे लकड़ी या मेटल पर हूबहू वैसा ही काटकर निकाल देगी। मतलब डिजिटल सपने को असलियत में बदलने वाली मशीन है ये। तो ये काम करती कैसे है? मान लीजिए कंप्यूटर पर एक कुर्सी का बहुत बढ़िया डिजाइन बनाया, फिर उस डिजाइन को एक खास कोड में, जिसे जी कोड कहते हैं, बदला जाता है। ये कोड मशीन के लिए निर्देश होते हैं। मशीन इन निर्देशों को पढ़ती है और लकड़ी को बिल्कुल वैसा ही काटती है, और बस देखते ही देखते जो डिजाइन स्क्रीन पर था वो एक असली कुर्सी बनकर आपके सामने होता है। कमाल है ना? चलिए अब उन हाईटेक मशीनों से हटकर कुछ ऐसे आउटपुट डिवाइसेस की बात करते हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में इतने घुल मिल गए हैं कि हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। मैं शर्त लगा सकता हूं कि इस हफ्ते आप में से ज्यादातर लोगों ने इसका इस्तेमाल किया ही होगा। हम बात कर रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर पैड की। ये आपको बैंकों में, दुकानों पर या ऑफिसों में अक्सर दिख जाता है। डिवाइस छोटा सा है पर काम बहुत बड़ा करता है। जैसे ही इस पर कोई साइन करता है, वो साइन तुरंत उसकी छोटी सी स्क्रीन पर दिखने लगता है,
और यही तो इसका आउटपुट है, हाथ से की गई एक हरकत का डिजिटल रूप जो हमें दिखाई दे रहा है। इसी की वजह से आजकल वेरिफिकेशन और लेन देन बिना कागज के सुरक्षित तरीके से हो पाते हैं। आपके खाते में 500 रुपए हैं। ये आवाज सुनी सुनी सी लग रही है ना? बस यही आवाज हमें हमारे अगले आउटपुट डिवाइस तक ले जाएगी। ये है वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम यानी VRS। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर में रखे डेटा को आवाज में बदल देती है। जब भी हम किसी कस्टमर केयर पर फोन करते हैं और एक कंप्यूटर की आवाज हमसे बात करती है तो वो असल में VRS ही होता है। और इसे हम सब हर जगह सुनते हैं, चाहे वो बैंकिंग हेल्पलाइन पर बैलेंस पता करना हो, या रेलवे इंक्वायरी पर ट्रेन का टाइम पूछना हो, या फिर फोन पर यह सुनना कि आपके लिए 2 नए मैसेज हैं। ये टेक्नोलॉजी डेटा को हमारे लिए सुनने लायक जानकारी में बदल देती है। तो अब हम आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां हम आउटपुट की परिभाषा को ही थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम एक ऐसे डिवाइस को देखेंगे जो सारे नियम तोड़ देता है। तो आप तैयार हो जाइए एक ऐसे डिवाइस से मिलने के लिए जो आउटपुट के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। ये सच में टेक्नोलॉजी का एक जादू जैसा है। मिलिए प्रोजेक्शन कीबोर्ड से। ये डिवाइस लेजर लाइट की मदद से किसी भी केबल या प्लेन सतह पर एक कीबोर्ड की इमेज बना देता है। अब यहाँ सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वो जो कीबोर्ड की तस्वीर दिख रही है, वही तो इसका आउटपुट है। एक ऐसा आउटपुट जिस पर उंगलियां चलाकर इनपुट भी दिया जा सकता है। मतलब इसने तो इनपुट और आउटपुट के बीच की लाइन ही धुंधली कर दी। तो इन सब उदाहरणों से हम क्या समझे? यही कि एक आउटपुट डिवाइस का मतलब सिर्फ एक स्क्रीन या स्पीकर नहीं होता। इसका असली काम है डिजिटल दुनिया की जानकारी को हमारे लिए महसूस करने लायक बनाना, चाहे हम उसे देख सकें, सुन सकें या फिर छू सकें। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में और घुलती मिलती जाएगी, भविष्य के अदृश्य आउटपुट डिवाइस कैसे होंगे? क्या वो हमारे कपड़ों में बुने होंगे या शायद हवा में ही दिखाई देंगे? सोचने वाली बात है, क्योंकि भविष्य वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है।